बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक और सुबह में आप सबको मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, और आज आपके साथ मैं ये सुबह गुजारूंगा और सुबह में हम बहुत सारी मज़े की मीठी मीठी बातें करेंगे और यकीनन आज कुछ सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी आपको। फरहाद भाई, आज मैं बहुत मौका दूंगा काम करने का, क्योंकि आपको पता है चैन तो मुझे है नहीं, चैन एक पल नहीं और कोई गम नहीं, सयोनी, ये गाना बड़ा मुझे अच्छा लगता था। तो आज आप लोग को मैं ऐसा टिकनी का नाच होता है, कहते नचाते हैं, टिकनी का होता है माजिद भाई, टिकनी का नाच नचाऊंगा, घूमता रहूंगा, आप लोग कैमरे घुमाते रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज जो है हम बहुत सारी बातें करेंगे मज़े की, और बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद मैं भी सीख सकूंगा आपसे और आप भी सीख सकेंगे। यकीनन आज का साथ मेरा और आपके साथ रहेगा तकरीबन 11 बजे तक। आज बहुत सारी और भी बातें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लें एक ऐसे वाक़ये की। एक इंसान जिसकी जो सारी ज़िंदगी बड़ा नालायक रहा, एक लड़के की स्टोरी सुनाने लगा आप लोग को। माजी भाई, आप नहीं है, ठीक है, नालायक है ये भी, लेकिन ये आप नहीं है, ठीक है। बड़ा नालायक सा बच्चा, स्कूल में मैथ्स में कम नंबर, इंग्लिश में कम नंबर। उसामा, तू भी नहीं है, ये तू भी नहीं है, ठीक है। मैथ्स में ये वन आता था, अच्छा इसके नहीं आते थे, ना पास होता किसी चीज़ में, हमेशा फेल हो रहा, बैक बेंचर था, हमेशा पीछे बैठता था। डेविड, मुझे तुम बैक बेंचर लगते हो, बैक बेंचर थे ना, पीछे बैठते थे आखिर में या आगे आके बैठते थे? अबे जा आगे, कुछ और मिडिल में, हाँ मिडिल में बैठता था। तो हम लोग जो है, जो लड़का था वो बैक बेंचर था, पीछे बैठा करता था, और नालायक भी, टीचर भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन क्या हुआ जनाब, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। उसके माँ बाप बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा कि यार ये क्या माजरा है, इसको स्कूल से निकाल दिया। फिर उसको दूसरे स्कूल में डाला, हाल वही, फिर फेल हो गया, फिर नंबर ना आए, उसको फिर स्कूल से निकाल दिया गया। यूं ही सिलसिला चलता रहा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा स्कूल बनता रहा, और लड़का फेल होता रहा, बैक बेंचर बैठता रहा, कंसिस्टेंट रहा। मतलब माजिद भाई की तरह वो हड्डी ऐसी ना कि अल्लाह माफ़ करे, कोई फ्लेक्सिबिलिटी। उसने कहा मैं तो नलायक रहसा, कर लियो जो करना है, कुछ भी ना हुआ। फिर 16 साल की उम्र में उसने एप्लीकेशन दी जॉब के लिए, यकीनन जिस तरह हम देते होते अमेरिका में और इस तरह की जगहों में, उधर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपकी तालीम को यकीनन देखा जाता है, लेकिन आपकी स्किल को देखा जाता है। तो और जॉब्स आपको मिल जाती हैं, किसी भी फ्रेंचाइज में पेट्रोल की। उसने अप्लाई किया। अब आज वो एप्लीकेशन, फरहाद भाई सुनने वाली बात ये है कि आज वो एप्लीकेशन देखी जाती है, उसमें ग्रामर की मिस्टेक है, अल्लाह माफ़ करे, कॉमा गलत जगह पे लगा हुआ, फुल स्टॉप गलत जगह पे लगा हुआ, अंग्रेज़ी गलत, स्पेलिंग गलत, जिससे देखिए आज वो एप्लीकेशन तकरीबन $3.5 लाख की बिकी है। आज आप सबके हाथों में जो फ़ोन है वो उसने बनाया है। आज जो सबसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी इजाद थी, टच सिस्टम, वो उसने बनाया, उसे कहते हैं स्टीव जॉब्स। ये स्टीव जॉब्स की कहानी है जनाब, जो कि एक बैक बेंचर था, नालायक था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन कंसिस्टेंट था। रिसर्च ये कहती है कि 95% वो लोग जो कामयाब हुए हैं आज तक दुनिया में, वो बैक बेंचर थे, वो पढ़ाई में इतने अच्छे ना थे। ये बात आज बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने बच्चों को बड़ा जोर देते हैं, तूने नंबर नहीं लाए, हाय 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 पिट गई, मैं तो मर गई, हाय देख अपने शकील नू देख, वो मेरी बहन नाजिया दा बेटा देख, माशाल्लाह मां नू खुश तक दे, तू की कीता है। हम रोना पिटना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि पढ़ाई में नहीं इतना अच्छे होते। मेरा कहने का मकसद हल्कीज़ ये नहीं है कि मैं लोगों को कह रहा हूँ कि पढ़ाई ना करे, वो ना करे। आई एम जस्ट सेइंग, ये कोई दौड़ नहीं है, जिस दौड़ के घोड़े आपने बना दिए, ये कोई दौड़ नहीं है। आसानियाँ रखें, यकीनन आपके बच्चे भी किसी ना किसी दिन आप देखिएगा वंस फॉर ऑल इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ बनेंगे। ये अगर कोई मुझे आप में से बता दे कि ऐसी क्या चीज़ थी स्टीव जॉब्स में जो इतना नालायक, कुछ भी ना कर सकता, सब कुछ हो गया, फिर भी स्टीव जॉब्स ने माशाल्लाह आप सबसे पहले उसने आईपॉड बनाया था। आप लोगों को आईपॉड याद है जिसमें गाने, आप लोग तो अम्मी अबू आपके इतने अमीर नहीं होंगे, मेरे अम्मी वो अमीर थे, मुझे ला के दे दिया था, है ऐसा था नहीं, वो ये था कि मेरी सबसे पहली चीज़ जो मांगी सालगिरह की, मुझे अब्बू ने आईपॉड लेके दिया था। उसमें गाने होते, छोटे से होता था, पहले तो कैसेट वाला होता था ना, वॉकमैन कहते थे उसको, है मुजम्मिल,
वो जिसमें कैसेट डालते होते थे और चलाते थे और वो लेके जाते थे। फिर उसके बाद क्या था उसको कहते थे, रेडियो, हाँ। और फिर आईपॉड आया। सबसे पहली इजाद उसकी स्टीव जॉब्स की वो थी। आज भी तकरीबन $450 बिलियन प्रॉफिट है एप्पल कंपनी का। आपको बताता चलूं, पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स है मेरे ख्याल में। तो हमारे जैसे 28 मुल्कों का कर्जा उतार सकता है एप्पल। बड़ी जल्दी करेगा तो नहीं वैसे, बट ये चीज़ की जा सकती है। तो याद रखिए, अगर आपके बच्चे में पढ़ाई में बेहतर नहीं है, आप उसे कोई स्किल सेट सिखाएं, आप उसकी कंसिस्टेंसी देखें। हम मोराल डाउन कर देते हैं, हम खींच के नीचे ले आ जाते हैं। सवाल वहीं पर आ गया, ऐसी क्या चीज़ थी स्टीव जॉब्स में जिस पे उसको कामयाब बना दिया? कोई अंदाजा है आपका? क्या चीज़ होगी ऐसी क्या चीज़ होगी कि स्टीव जॉब्स आज कामयाब है? एक चीज़ जो फिलोसोफर कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, मैथमेटिशियंस कहते हैं, सब कहते हैं कि अगर वो एक चीज़ अपना ली जाए तो ज़िंदगी का गुर आपको आ जाए और आप ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर ले। वो चीज़ है तसलसल, कंसिस्टेंसी। इसीलिए मैंने उर्दू में आपको बताया कि एक चीज़ जो आप कर रहे हैं उसको कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, माजिद भाई आप मानेंगे हमारे गांव में कहते हैं कि पत्थर अगर पानी पहना रहना तो पत्थर विच भी सुराख हो गशना। इसका मतलब ये है कि अगर पत्थर पे पानी के जो कतरे हैं वो पड़ते रहें तो पत्थर में भी सुराख हो जाया करता है। तो याद रखें, अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, चाहे जो उम्र भी है आपकी, ये बात मैं दिल से कर रहा हूँ, चाहे जो उम्र भी है आपकी, आप वो कर दिखा सकते हैं। हम कभी कभी उस गार में रह जाते हैं। याद है कल गार वाली स्टोरी सुनाई थी, हम वो गार नहीं खोलते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मत समझिएगा आप 40 के 45 के आप कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है आपने वो दरवाज़ा खटखटाया ही नहीं है जो आपके सामने आस पास दाएँ बाएँ है। हम सिर्फ एक चीज़ से डरते हैं, वो क्या है? मेहनत। हमसे मेहनत नहीं होती। हम कहते इस सोफे पे लेटे रहे और सब कुछ आता रहे और फिर हमने क्या रोना होता है, हाय 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 किस्मत, मेरी किस्मत, उसकी किस्मत अच्छी थी। यार वो किस्मत भी तो होती है ना कुछ चीज़। ओ भाई, ये तो आपने बार बार देखा है, जिसने अपनी मदद खुद नहीं की उसकी खुदा ने भी कभी मदद नहीं की। और याद रखें, यही हाल हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का भी है। हम वो बेचारे जाते उतो अल्लाह ने स्यापा पा देता ने दुआयां अल्लाह माफ़ करे। हम लोग मसल्ले बिछा लेते, ए अल्लाह तेलू नबी दा वास्ता आज बाबर दी सेंचुरी हो जाए, तो बाबर आपे ना खेड़े तो फिर क्यों होएगा? तो याद रखें, आप खुद करेंगे कुछ तभी आगे बढ़ेंगे। आप लड़की हैं, आप बूढ़े हैं, आप बच्चे हैं, आप जो भी हैं, अगर आज आप मेरा शो देख रहे हैं और ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना है, शाहरुख खान को देख लें, कहाँ से आया? एक आम घराने से, पर आज उसने अपने आप को बनाया। ये चीज़ें आसान नहीं होती कहीं पहुँचना। मेरा दिल ये पुकारे आजा, कहाँ है वो? नहीं है, क्योंकि मेहनत नहीं है। हाँ, जल्दी से जिनको मशहूरी मिलती है वो जाती भी बहुत जल्दी है। सॉरी, मैं बहुत तनकीद कर रहा हूँ, आपको लग रहा है, लेकिन आज ये मैंने सोचा था कि आज इस मॉर्निंग शो पे मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको सिखा के जाऊँ या कुछ खुद भी सीखूँ कि कुछ करना है। मैं बहुत कमज़ोर था, बहुत पतला था और मुझे लगता था मैं कभी वेट गेन, अभी बहुत पतला हूँ, सब यही कहते होंगे, पर मैं ऐसा था कि मुझे लगता था, वो कहते थे मजबूर, इसको कहते पछावा, मुझे लगता पछावा है, और इतना सूखा हुआ था कि मैं कहीं खड़ा नहीं हो सकता था। मेरी टांगों में दर्द शुरू हो जाता था, मैं नीचे बैठ जाता था। लेकिन मैं फिर जब जिम जाता, मैं देखता यार बॉडी बिल्डर, मैंने कहा भाई इस तक तो पहुंचते हुए साल लग जाएगा, चलो घर वापस। फिर मेरी बॉस ने मुझे एक बात की, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन होता है? आप। एक साल पहले जो आप थे, आज भी आप वो हैं, तो आपने कामयाबी हासिल नहीं की। लेकिन अगर आज आप उससे बेहतर हैं जो आपका पहले वर्जन था, तो सोच लीजिए आपने कुछ बेहतर किया है। लेते हैं ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉर्सोब और गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी जो अभी अभी जागे और अपनी नाश्तों की ट्रे जो है बिल्कुल सामने लेकर बिल्कुल ये सामने आप आके बैठ गए, तो यकीनन आप बहुत सारी बातें करेंगे, पर अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम चाहते हैं इस शो में हम लोग दोनों तरफा जो है वो चीज़ें सीख कर जाएँ। आज इसी हवाले से बात करने के लिए हम बात करेंगे, क्योंकि अक्टूबर का महीना है, यू ऑल नो, सबको अच्छे तरीके से पता है कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है ये, और ये मेरे ख्याल में 31 तक जारी रहता है इसकी अवेयरनेस का प्रोग्राम।
और अब पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस का इतना इन्हांस कर दिया गया है कि पार्लियामेंट हाउस भी पिंक हो जाता है, लोग पिंक रिबन्स पहनते हैं, बहुत सारी जगहों पे सेमिनार्स हो रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, एंड जस्ट नॉट दैट, टेलीविजन बहुत सारी कैंपेन्स चल रही होती हैं। ना कि सिर्फ ये, अगर आप टेलीफोन कॉल भी आजकल मिलाएं तो अगर आपको कॉलर ट्यून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की ही मिलेगी। आज हमारे साथ दो ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो फ्रॉम द सेम हॉस्पिटल, डॉक्टर अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल, विच इज़ वन ऑफ दोज हॉस्पिटल जहाँ पर कैंसर का इलाज बड़ा वसी पैमाने पे किया जाता है। वहाँ पे वन स्टॉप क्लिनिक भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ पर वन स्टॉप क्लिनिक है, एंड आई थिंक दिस इज़ कोई बहुत फ्यू है। एक मुझे कराची में पता है वेयर देयर इज़ अ वन स्टॉप क्लिनिक, और एक मुझे अकबर नियाजी हॉस्पिटल का पता है कि वहाँ पर ये होता है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुहेब हैदर। सबसे पहले उनको हम गुड मॉर्निंग कहेंगे, वेलकम कहेंगे, हु इज़ अ जनरल सर्जन, एंड गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आप कैंसर सर्जन भी हैं एंड देन यू आर अ जनरल सर्जन। आप वो हैं जो उसको कैंसर को ख़त्म करते हैं, आप किल करते हैं, ऐसा ही है? कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं, चलें, कोशिश भी तो यकीनन आगे तो अल्लाह ताला की मर्जी है, बट आप वहाँ तक पहुँचा देते हैं कि तसल्ली मिल जाती है कि निकल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर कोई कैंसर डायग्नोज हो जाए, हाँ। उसमें एक सर्जिकल एलिमेंट या जो उसको रिमूव करना, दिस इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट, तो वो फिर हम लोग उसका करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन। द नेक्स्ट वी हैव, ऑफ कोर्स आपको उनको देख के नहीं लगेगा, आपको लगेगा किसी एक्ट्रेस को हमने बुलाया। माशाल्लाह, शी इज़ वेरी प्रिटी गॉर्जियस गर्ल, एंड बट वो फीमेल ऑन्को सर्जन है, और ऑन्को सर्जन भी है, एंड देन देयर इज कंस्ट्रक्शन की सर्जन भी है। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड फॉर मी टू ऑब्जर्व। और रिकंस्ट्रक्शन ही सर्जन है ना? जी जी, आई एम बेसिकली एन रिकंस्ट्रक्शन सर्जन। मैं अभी अपना नाम लूंगा, आपने बस बताना रिकंस्ट्रक्शन कहते हो? जी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन है वो। एंड नॉट जस्ट दैट, डॉक्टर अमरीन जो है, अमरीन मिन्हास कर रहा हूँ, मुनीर मिन्हास है, डॉक्टर अमरीन मुनीर मिन्हास फ्रॉम अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। एक तो हॉस्पिटल का नाम खुद इतना मुश्किल है, आपने अपना नाम इतना मुश्किल रख लिया, हमारे तो टंग ट्विस्टर हो गया हमारे लिए। कैसी हैं आप? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप? अच्छा, सबसे पहला हमारा सवाल होता है आप लोगों से कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? तो व्हेन डू यू वेक अप? आई वेक अप अराउंड 6:30 AM। आप 6:30 बजे उठती हैं, और आप कितने बजे उठते हैं? आपने मुकाबला नहीं, अगर आप लेट उठते हैं आप बता सकते हैं? नहीं, लेट नहीं है, रफली इसी अराउंड, इसी के आप भी 6:30 बजे जो है वो जाग जाते हैं। और सोते कब है आप लोग? रात 11 या 12 बजे तक ऑलमोस्ट। तो बड़ी जल्दी सो जाती है। डॉक्टर्स तो हमें लगता है कि पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। अब वो हमारा एक्चुअली वो जो ट्रेनिंग टाइम है, टाइम टेबल शेड्यूल्ड है। हाँ जी, ट्रेनिंग टाइम हमारा गुजर गया, सो व्हेन यू कम वो स्ट्रगलिंग पीरियड वाला चला गया। एग्जैक्टली, सो नाउ वी हैव टू। अब थोड़े नखरे हैं कि जी हम नहीं आ रहे। नहीं, नखरे नहीं है, अब टाइम टेबल जरा सेट हो गया है। और आप कितने बजे सोते हो? डिपेंड्स के बच्चे कब सो जाएं। अच्छा, ये पहली बार वालिद से हम सुन रहे हैं, वरना तो माएँ ऐसे जवाब दे रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में वो जल्दी बच्चों को सुला देती होंगी, स्ट्रिक्टनेस है ना कि अब सो जाओ बेटा, चलो बिस्तर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी वुड टॉक अबाउट इज, मैंने भी आज पिंक कलर इसीलिए पहना है, ऑफ कोर्स आई थिंक आपने पिंक कलर इसीलिए पहना है, टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सबसे खतरनाक बात अगर बात की जाए, डॉक्टर साहब मैं आपसे शुरुआत करूँगा क्योंकि आप उसको एलिमिनेट करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बात की जाए। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है फीमेल्स में, ब्रेस्ट कैंसर, और अगर ये भी देखा जाए इसका पेन नहीं होता। चेंज ऑफ द साइज ऑफ द ब्रेस्ट हो सकता है, कोई लंप हो सकता है, डीकलराइजेशन हो सकती है, रंग में तब्दीली आ जाए, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। वो ऐसा पार्ट है जो कि आप यूजुअली डोंट सी इट एवरी डे। आप कभी आप शावर ले रहे होते हैं, इवन तो देन यू आर नॉट इवन सीइंग इट, क्योंकि यू जस्ट टेक द शावर और यू लीव, ठीक है, आप शावर लेते हो और आप निकल जाते हो। तो ये बड़ा डेंजरस होता है इस सेंस में कि आपको कभी कभी आप तब डायग्नोज कर पाते हो, तब आपको पता चलता है जब शायद खुदा ना खास्ता वो तीसरी या चौथी स्टेज होती है, जो कि बड़ी खतरनाक होती है। तो इस मामले में गलती कहाँ पर हो रही है? ये पहले क्यों नहीं डायग्नोज हो जाया करता? देखें, इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस का एक एलिमेंट है। सेकंड, हमारा सोशल नॉर्म और सोशल स्टेटस, लिविंग स्टाइल इस तरह का है कि कोई भी बीमारी या कोई भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी ऐसी वजूहात या जब जाहिर होती है तो हम उसको छुपाते हैं, हम डिस्कस नहीं करते घर से। तो दैट्स वाई ये यूजुअली जो कैंसर या इस किस्म की जो कंडीशन, स्पेशली द ब्रेस्ट कैंसर इन द फीमेल्स, वो डिस्कस नहीं करेंगे, घर में बताएंगे नहीं, उसको छुपाएंगी और वो फिर लेट स्टेज के अंदर प्रेजेंट करेंगी। अर्ली स्टेज में भी प्रेजेंट हो जाता है। वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आगाही मरीज़ को बताया जाए कि आप जो है वो अपना ख़ुद मुआयना करें घर में, शॉवर के दौरान या शीशे के सामने हर माह हर दूसरे महीने मुआयना करते रहें। जहाँ भी उनको तब्दीली लगे कि कोई छाती में किसी किस्म की तब्दीली, जिस आपने सारी अलामतें बता दी, तो वो फ़ौरन जो है वो मौलिद से रजू करें। ये वाला एक एलिमेंट है जहाँ के ऊपर वो रजू नहीं कर पाती और उसको फिर
कह लें, उनका ढीलापन कह लें, या हमारे सोशल नॉर्म बेसिकली कि वो डिस्कस नहीं करेंगे, उसको छुपाएंगी और इसकी वजह से वो फिर डिले होता जाएगा। दैट्स वाई वो हमेशा लेट स्टेज के अंदर फिर प्रेजेंट करता है जब लेकिन अमरीन, आपके लिए सवाल वैलिड बनता है कि आपके पास आने के लिए फीमेल बड़ी इजी हो जाएंगी। दे वुड लव टू कम टू अ फीमेल सर्जन, क्योंकि हमारा जो आपने खुद बात कर दी, जो कल्चरल नॉर्म है, जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, पहली बात तो ये है कि हम ये एक तो बड़ी मज़े की, इसमें मज़े की तो खैर ये बात नहीं है, बट ऐसी मिथ्स हैं जो कि मुझे बड़ा दुख देती हैं। ये होता है 40 के बाद, यूजुअली कॉमनली 40 के बाद होता है, देन दैट मीन्स कि वो माएँ हैं, और फिर माएँ इसका मतलब है उन्होंने अपना ख्याल ज़िंदगी में अब कभी नहीं रखना, उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को देखना है, अगर कुछ हो भी रहा कहते हैं हाँ पता नहीं गिल्टी है, ख़त्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपके पास आना उनके लिए आसान है, एक मेल सर्जन के पास जाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा टाइम लगता है। और हमने ये सुना है कि मुझे हलीमा उस दिन बता रही थी कि परसेंटेज भी अगर देखी जाए तो कहते हैं मेल सर्जन ज़्यादा है कैंसर के देन फीमेल। वैसे मैं तो उसे डिफर करता हूँ, पर आप मुझे बताएं क्या सीन है इसके हवाले से। बेसिकली फीमेल डॉक्टर के पास येस यू आर राइट, आना मोर कंफर्टेबल है फॉर फीमेल्स, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स विद बेसिक एजुकेशन एट होम। बेशक उनको डिस्पाइट ऑफ बेसिक एजुकेशन उन्होंने नहीं ली, लेकिन अवेयरनेस, क्योंकि नॉर्मली ब्रेस्ट के अंदर जब कोई गिल्टी, कोई कैंसर स्टार्ट होता है तो इट इज़ वेरी स्मॉल, कि नॉर्मली यू कैन नॉट पल्पेट इट, आप पल्पेट या आप महसूस नहीं कर सकते। माजरत के साथ मैं चाहूँगा आप सारा उर्दू में बताएं ताकि वो समझ आ सके। आप उसको महसूस नहीं कर सकते अनलेस कि आपकी सोसाइटी में एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो जहाँ पे बताया जाए कि 15, 16, 17, 18 साल की उम्र से आपने अपनी ब्रेस्ट का, अपनी छाती का मुआयना कैसे करना है। जब आपको ये मुआयने का पता होगा इनिशियली, तभी आप कोई छोटी या कोई भी अगर कोई गिल्टी या कोई चेंज या आपका एक अनयूजुअल पेन जो नॉर्मली ना होता और अब आपको फील हो, तो ये वो चीज़ें होती है जिनसे बेसिक इनिशियली कोर पे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि बीइंग आपने 16-17 साल भी बताया, क्या उसमें भी बेसिकली ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अब अर्ली एज में भी आ जाए? यस, हो सकते हैं डिफरेंट चांसेस, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली होते हैं वो होते हैं इवन ओवर द 30 ईयर्स और पेशेंट्स विद द स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ीमेल को बेसिकली अर्ली एजुकेशन दे देनी चाहिए रिगार्डिंग देयर बॉडी, रिगार्डिंग देयर ब्रेस्ट, कि हाउ टू एग्जामिन द ब्रेस्ट। जब उनको पता होगा कि ब्रेस्ट का एग्जामिन कैसे करना है, तो अपनी छाती में थोड़ी सी भी जो चेंजेस होंगी ना आफ्टर द एज ऑफ 25, 26, 28, या उनको जब भी महसूस होगी कोई गैर मामूली सिम्टम, वो अर्ली प्रेजेंट करेंगी। अमरीन, अगर छाती में अगर नहीं भी है, आपको ना लंप नज़र आ रहा है, ना कोई गिल्टी है, ना रंग बदला है, ना साइज़ बदला है, सब कुछ ठीक ठाक है, अगर कहीं ना कुछ भी नहीं है, हो सकता है आर्म पिट पर हो, आपके बगल के नीचे को गिल्टी हो, क्या वो भी ब्रेस्ट कैंसर की अलामत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर की एक अलामत है और उसको भी चेक करना जरूरी है। यानी कि आपने पूरा एरिया अपना, मेरे ख्याल में 4 फिंगर्स होती है जिससे आपने चेक करना होता है, 4 फिंगर्स से। क्या हम इसका कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर हम ऑडियंस को थोड़ा सा बता सकें, हम इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकें? ऑफ कोर्स नॉट क्लियरली, बट हम करें कि 4 फिंगर्स होंगे। हाँ जी, बेसिकली होता ये है कि आपने किसी भी शीशे के सामने बैठना होता है जहाँ पे आपको अपना इमेज पूरा नज़र आए, अपर बॉडी नज़र आए, ठीक है, और आप एक्सपोज हो। आपने हाथ थोड़े से टाइट करने होते हैं एक साइड पे, दिस साइड ऑफ द हैंड शुड बी टाइट, ठीक है। जब इसे टाइट करते हैं तो आप अपना एनी साइड, कोई भी राइट या लेफ्ट आप एग्जामिन कर रहे हो, ओके, उसका टाइट हो, हाँ जी, ओके, लेकिन ये कोई भी साइड हो सकती है, इट नॉट नेसेसरीली, ठीक है। आप यू सिट इन, दोबारा बता दूं, वो अमरीन ने बड़ी अच्छी बात की, जिस आपने ब्रेस्ट का, जिस छाती का आपने मुआयना करना है, उसके ही हाथ को, उसी साइड के हाथ को सख्ती से टाइट कर लें, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम राइट हैंडेड हैं तो हम अपने राइट हैंड से ही दोनों मुआयने करते हैं, हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अच्छा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप टाइट करें या नहीं, लेकिन आप एक अपराइट फर्म पोजीशन में बैठें, ठीक है, आपके आर्म साइड पे हों, आप 4 फिंगर्स लें और ब्रेस्ट जो है बेसिकली उसको 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लें, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, और सेंटर में निपल का एरिया। तो इन 4 फिंगर से आप सेपरेटली पहले अंदर पल्पेट करें, फिर बाहर महसूस करें, फिर नीचे वाले हिस्से पे, फिर बाहर के हिस्से में। जब ये चारों तरह से आप कर चुके, फिर आप दरमियान में थंब और इंडेक्स फिंगर, इन 2 उंगलियों के साथ पिंच करके निपल को देखते हैं। तो इससे आपको पता लगता है कि निपल से कोई ब्लड, कोई गैर मामूली डिस्चार्ज, कोई ग्रीन कलर का, कोई वाइट कलर का, कोई ब्लड डिस्चार्ज अगर दबाने से निकल रहा है तो नहीं आ रहा। ये वो डेंजर साइंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। देन जब आपने एक दफ़ा अपनी ब्रेस्ट पल्पेट कर ली, उसके बाद ही आप अपने एक्जिला, आर्म पिट जिसको बोला जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, उस एरिया में आना है
और देन आपने उसको पेल्पेट करना है। आर्म को कहाँ तक, या बस उसके अंडर आर्म ना? हाँ, बस बेसिकली अंडर आर्म के एरिया में पेल्पेट करना है। ठीक है। तो ये आपका एक बेसिकली बेसिक है कि हाउ टू एग्जामिन द ब्रेस्ट और छाती को कैसे एग्जामिन करते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसको ऐसे करके एज अ बंच एग्जामिन नहीं करना। इस तरह वैसे भी हमारी जो ब्रेस्ट होती है फीमेल की, उसके अंदर ऐसे नोड्यूल्स फील होते हैं कि जैसे गिल्टियाँ हैं। तो जब आप इसको इन 4 फिंगर्स के साथ फील करेंगे तो ये एक सही मेथड है देखने का कि क्या ये प्रोसीजर मंथली करना चाहिए, वीकली? हाँ जी, मंथली बेसिकली। मंथली बेसिकली आपको एक दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर एक्सक्यूज़ मी, खुदा ना खास्ता महसूस होगी गिल्टी, डिस्चार्ज महसूस हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गैर मामूली है मुझे महसूस हो गई, किसी खातून को हो गई, क्या वो टाइम है खौफजदा हो जाएं, डर जाएं, परेशान हो जाएं कि ओह अब कुछ नहीं हो सकता, हाय हाय ये मेरे साथ क्या? क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है इसमें सबसे डैमेज मेंटल डैमेज होता है। ऑब्वियसली सारी बात है, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल जिसामत है उसके अंदर तब्दीली आ गई, तो वो तो हर एक को खौफ एक पैदा हो जाता है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो भी गिल्टी या जिसको आम ज़बान में ट्यूमर कह लें, वो कैंसर नहीं होता। वो एक बिनाइन कंडीशन जिसको कहते हैं, जो कि ख़तरनाक या कैंसर नुमा गिल्टी नहीं होती। मैलिग्नेंट नहीं बनता वो, स्टार्ट में मैलिग्नेंट नहीं होता। इट्स नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है अभी वो बिनाइन में हो, वो हो सकता है वो एक अलग बिनाइन हो जो कि कभी कैंसर भी ना बने। ओ अच्छा, हो सकता है अभी आप कैंसर की उस जगह पे ही ना पहुंचे, वो कुछ और है अभी। तो यही वजह है कि अगर जो है हर खातून अपना खुद से मुआयना करें और जैसे ही थोड़ी सी तब्दीली महसूस हो जाए फ़ौरन रजू कर लें। हाँ। और फिर उसके बाद उसकी तशख़ीस वगैरह हो जाए, जिसके बड़े लंबे चौड़े मराहिल होते हैं, जिसके लिए वन स्टॉप जो आपने पहले वर्ड यूज़ किया था, वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक। हम अभी वन स्टॉप के बारे में पूछेंगे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है डॉक्टर अकबर नियाजी हॉस्पिटल का, और मेरे ख्याल में एक 2 और हॉस्पिटल जहाँ पर है। अमरीन, आपसे सवाल बनता है ये, क्योंकि आप फीमेल हैं और ज़्यादा मैं आपकी तरफ से इंक्लाइंड हूँ कि ये आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। अमरीन, जब खुदा न खास्ता ऐसी तशख़ीस होती है, और आप भी इस बात को सपोर्ट करेंगे डॉक्टर साहब, तो मर्द हजरात का बहुत बड़ा रोल आता है इसमें, बहुत बड़ा रोल आता है। वो अपनी ख़वातीन को मना कर देते हैं कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, और क्योंकि वो ऐसा हसास सा एक अज़ा है आपका कि मर्द हजरात में बड़े खुल के कह रहे हो, मर्द हजरात मना कर देते, नहीं नहीं पागल हो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो तुम। यहाँ पे कितना बड़ा रोल होना चाहिए घर की फैमिली का, फैमिली मेम्बर्स का, ताकि, क्योंकि ये जानलेवा है, ये जानलेवा है, इससे बड़े लोगों की जाने गई हैं। तो आप उस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, यही वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने जो पहले बात की थी कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यही वो चीज़ है जो यहाँ पे लैंड करती है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली जिन हाउस होल्ड के मर्द ये बात करते हैं, वो खुद भी इटसेल्फ अवेयर नहीं होते कि ये कितनी जानलेवा बीमारी है, और उस फीमेल के लिए ये कितना बड़ा साइकोलॉजिकल और मेंटल ट्रॉमा है ये। तो बेसिकली ये जब हम अवेयरनेस थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम इनको एजुकेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही तरीका है उनको एजुकेट करने का, आप इंडिविजुअली आप जाके आप किसी को बता नहीं सकते। जब आप थ्रू मैसेज इतनी एग्रेसिव कैंपेन्स चलाएंगे, ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएंगे, देन उनके जो मेल्स हैं घर के, उनके उस हाउस होल्ड के, वो भी इस बात को रिकग्नाइज़ करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, और इन द एंड लाइफ मैटर्स ओवर एनीथिंग। और ये याद रखें, ये वो औरत है घर की जिसने पूरा घर चलाया हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर उससे कुछ होता है तो आप समझे आपका घर प्लेटूड है, आपका घर डीकंस्ट्रक्ट हो गया है, वो दोबारा कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। ये वो है जो आपके बच्चों को पाल रही है, ये वो है जो पूरा घर चला रही है, जो आपके निज़ाम ज़िंदगी को पूरा चला रही है। अगर वो बेशक घर भी नहीं चला रही है, वो आपका सपोर्ट सिस्टम है जो आपके हर चीज़ में आपके साथ खड़ी है। अगर आज आप उसकी बीमारी में उसके साथ नहीं खड़े हुए, तो मेरा ख्याल में आपको मर्द कहलाने का हक भी नहीं है। ये बड़ा हार्डकोर जुमला है, पर मैं बोल रहा हूँ, अगर अपनी औरत के साथ आप तब नहीं खड़े हुए जब वो बीमार है, और तब आपको मयार और कल्चर और ये चीज़ें आ रही है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। झूठे बंधन ना बांधे कल्चर्स के साथ, रिलीजन के साथ। आपको चाहिए कि आप अपनी औरत के साथ तब खड़े हों जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड आई विल इंडोर्स दैट। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं वन स्टॉप क्लिनिक की, जो डॉक्टर अकबर नियाजी हॉस्पिटल में है। सबसे पहले, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने रिकंस्ट्रक्शन पर आना है, फ्रॉम डॉक्टर रिकंस्ट्रक्टिव, आप मुझे कह रही, मैं सही बोल रहा हूँ? आप रिकंस्ट्रक्शन भी बोल सकता हूँ ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? मैंने कहा आप जज ना करें कि हुमायूं क्या कर रहे हो तुम, गलत बातें कर रहे हो। तो डॉक्टर साहब, वन स्टॉप क्लिनिक के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर अकबर नियाजी हॉस्पिटल का एक इनिशिएटिव है,
खुदा ना खास्ता सबसे पहली तो बड़ी बात ये होती है कि जब अब हो जाता है तो आप कहते हैं ओए होए होए। अब मर्द को तो पहले तो पेट में दर्द पड़ा कि अल्लाह माफ़ करे, अब तो इसका इलाज बड़ा महंगा है, अब तो मेरी ज़िंदगी जो है वो अजाब। औरत को भी होगा हाय मेरा मियाँ कहाँ से पैसे देगा। अगर वो सिंगल मदर है तो इवन वर्स्ट, वो कहती है अब पैसे कहाँ से आएंगे। तो क्या हो सकता है कि अभी जैसे आपने कहा बेनाइन हो, कोई इतना खर्च कुछ चीज़ ही बात ना हो, आपका ठीक ठाक हो जाए सब कुछ, तो क्या वन स्टॉप क्लिनिक उसमें कोई आपको हेल्प करता है? बेसिकली जो इसका डायग्नोसिस है उसमें एक थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है। मरीज़ आएगा, बीमारी के बारे में बात करेगा, डॉक्टर मुआयना करेगा, फिर कुछ टेस्ट तजवीज़ करेगा, वो टेस्ट कराएगा, फिर उसकी रिपोर्टें आएंगी, फिर उसके बाद उसके इलाज के बारे में बात होगी। और इलाज अगर कैंसर आता है तो उसके इलाज भी लंबा चौड़ा, क्योंकि सिर्फ सर्जरी नहीं है, उसके अलावा और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जो करना पड़ती हैं उसके इलाज के लिए। तो वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा इनिशिएटिव है कि अंडर अम्ब्रेला एक ही जगह एक ही दिन के अंदर ये जो काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी जो एक तफसील मैंने बताई है वो सारी कवर हो जाती है। यानी मरीज़ आया, मरीज़ ने उसी जगह के ऊपर एक ही क्लिनिक के अंदर डॉक्टर से या जो भी नॉलेज है उससे मशवरा किया, वहीं पे उसकी तशख़ीस के लिए जो टेस्ट तजवीज़ की है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो बेसिक टेस्ट है, एक्सरे हो गया छाती का या अल्ट्रासाउंड हो गया, वो भी हो जाएगा उसी एक ही विज़िट में। अच्छा, अगर उसके बाद उसका जो टिश्यू सैंपल या छाती में कोई गिल्टी है तो उसके मुकम्मल तशख़ीस के लिए वहाँ से कुछ टुकड़ा निकालना पड़ता है, जिसको सुई वाला टेस्ट आम ज़बान में कहते हैं। वो भी उसी दिन पे उसी जगह पे हो जाएगा। ये बायोप्सी तो नहीं है? यस, बायोप्सी। हाय हाय हाय, मैंने देखा भाई, बस को प्रोसेस अल्लाह माफ़ करे, मुझे इतना खौफ आता है वो सुई अंदर डाल के वो उसको ऐसे घुमाते, ऐसे वही वाला है ना? नहीं तो इस तरह भी नहीं है कि ना करे, आप डरा नहीं रहे पर मैं डरा रहा हूँ। ये थोड़ा नहीं मेरे ख्याल में। और अच्छा वो जिसका हो रहा था वो कह रहे यार ये पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है। इट सीम्स लाइक पेनफुल बट इट इज नॉट पेनफुल। रहमान हमारे साथ कॉलर है, कॉलर लेते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है रहमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आज तो माशाल्लाह आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं और मेडिकल का जो है वो शो करके फ्रेश लग रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जाग साहब से मेरा सवाल था कि ये बताएं कि किस एज में कितने ज्यादा चांसेस होते हैं कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के खवातीन के अंदर, किस एज में और कितने % चांसेस जो है बढ़ जाते हैं? जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कितने % चांसेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, ये अगर जरा गाइड कर दें। देखिए छाती का जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल्स में आम तौर के ऊपर जो है वो 35-40 ईयर्स के बाद होते हैं। ठीक है, कई वजूहत होती हैं लेकिन उसमें से सबसे कॉमन वजह जो है वो हार्मोनल चेंजेस, जिसकी वजह से, क्योंकि उस टाइम के ऊपर मेनोपॉज आ रहा होता है या जो भी वो चेंजेस आ रही होती हैं जिसकी वजह से ये कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर फैमिली के अंदर अगर कोई फैमिली में किसी को कैंसर है तो अर्ली एज में भी हो सकता है। जेनेटिक्स, ठीक है, दीज आर ऑल, यानी ये वो चीज़ें हैं जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये कुदरती तौर के ऊपर ऐसा है कि अगर जीन्स के अंदर शामिल हैं कि कैंसर की अलामतें इस तरह की, तो वो उसके अंदर ट्रांसफ़र होनी है तो वो फैमिली के ज़रिए हो जाएगी, तो वो तो अर्ली एज में भी हो सकती है। अब ये आपने जवाब दे दिया, बहुत शुक्रिया जवाब का। लेकिन अब आप बताइए कि आपके पास आते हैं तो आप एलिमिनेट कर देते हैं, क्या कीमोथेरेपी से, सर्जरी से आप एलिमिनेट कैसे हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर? आपकी जो स्टडी है, आपकी जो स्पेशलिटी है उसके मुताबिक, फिर विल कम टू अमरीन। देखें, ये जो इलाज के जो 3 कंपोनेंट हैं, एक तो सर्जरी हो गया, जो कीमोथेरेपी होगी जिसके अंदर इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, या रेडिएशंस, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इट डिपेंड्स कि कैंसर किस स्टेज के अंदर डायग्नोज हो गया। अगर अर्ली स्टेज में आ गया तो उसके अंदर सिर्फ हो सकता है सर्जरी और शुआओं की ज़रूरत पड़ेगी, बस कीमो की शायद ज़रूरत ना पड़े या हार्मोन थेरेपी की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर लेट से कि पेशेंट जो है वो एडवांस स्टेज में आया है तो एडवांस स्टेज में फिर हमें सारी चीज़ें, सारी ऑप्शन अवेल करनी पड़ेंगी। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि एक तो टाइप ऑफ कैंसर किस नौयत का है, ठीक है, और उसकी स्टेज क्या है। अर्ली है तो फिर हम क्यूरेटिव इंटेंट से। कहाँ तक डरना मना है? डरना मना कहीं भी नहीं है। फोर्थ पे भी डरना मना है। डरना फोर्थ पे मना है। डॉक्टर साहब, आपने आज मुझे इतनी एक उम्मीद की किरण दी है विच आई वाज नॉट अवेयर। हर रोज़ आज शो में मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। आज बड़ी प्यारी मैंने चीज़ सीखी जो कि मैं इंशाल्लाह आगे पहुँचाऊँगा भी लोगों तक। अगर कहते हैं ब्रेस्ट निकाल लिया जाता है, बड़ी पेनफुल होती है औरत के लिए चीज़, नॉट फिजिकली के प्रोसेस बट मेंटली वो मतलब तबाह हो जाती है कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ। आपका एक आज़ाद जो है वो निकाल दिया जाता है। लेकिन मुझे इतनी खूबसूरत बात आज डॉक्टर अमरीन ने बताई, वो कहती है कि नहीं, वो रिकन्स्ट्रक्ट हो जाता है, वो दोबारा हम डाल सकते हैं। ये क्या कहानी है, ज़रा डिटेल में बताइए अमरीन।
जी, एक्चुअली होता ये है कि जब कैंसर निकल जाता है तो उसके बाद उसको 2 तरीक़ों से ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट किया जा नहीं सकता है। अभी मैं चाहता हूँ छाती पीछे को। से आए कैंसर हो गया हाँ जी। उसकी वजह से ब्रेस्ट को वो बताएं, हाँ फिर जी, निकाला हाँ जी। गया। एक्चुअली होता ये है कि कैंसर किसी को डायग्नोज हो गया सारे प्रोसेस से, वो जनरल सर्जन की टीम के पास आए, ठीक है। इन्होंने प्लान बनाया कि हमें ये कैंसर निकालना पड़ेगा, तो ज़ाहिर कैंसर के साथ आपको छाती का हिस्सा भी निकालना पड़ता है या कभी कभी मुकम्मल पूरी छाती ही निकालनी पड़ती है। उसी मोमेंट पे पेशेंट्स की काउंसलिंग कर दी जाती है कि हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन की अवेलेबिलिटी भी फैसिलिटी भी अवेलेबल है विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स। तो उसमें क्या है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू रिकंस्ट्रक्ट। अब होता यह है कि जब एक कैंसर रिमूव कर दिया जाता है उससे पहले ही हम पेशेंट से डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रेस्ट कैसे रिकंस्ट्रक्ट करनी है, नई छाती कैसे बनानी है। इसमें डिफरेंट तरीके होते हैं जो ब्रॉडली अगर मैं आपको बताऊं, एक आम ज़ुबान में 2 मेथड से नई ब्रेस्ट नई छाती बनाई जा सकती है। अच्छा, जो छाती कैन यू होल्ड योर थॉट विद दो मेथड में चाहता हूँ कॉलर ले लें। अब क्या आप ले, डॉक्टर शाकिर की कॉल है, आप आज कॉल लें। आज हम होस्ट बनाते हैं डॉक्टर बीन, आप कॉल लें। डॉक्टर शाकिर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। देखें, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहिबा आपका कि जिस एहसन तरीके से डॉक्टर अमरीन कर ले, बेहतर हो जाएगा। शायदा से अमरीन कर ले। डॉक्टर अमरीन साहिबा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस एहसन तरीके से आपने ब्रीफ किया कि किस तरह एग्जामिन किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगा कि ये अगर हमारे जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है कि गवर्नमेंट की सतह पर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में जाके बच्चियों को, मतलब जाहिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो लड़कियां ही हैं ना, कि उनको ये बताया जाए कि भाई इस तरह से आप तो वो कर सकते हैं एग्जामिन। एक चीज। दूसरा चीज ये है कि इसमें जो कॉजेज हैं इस कैंसर के, वो क्या है, सिर्फ नेचुरल होता है या कोई इंसानी गलती भी इसमें शामिल होती है? ठीक है। ये 2 क्वेश्चन। डॉक्टर साहब एक बात करनी थी, मैंने कहा आज मैंने आपकी कॉल भी गेस्ट से दिलवाई है। मैंने कहा आपको बड़ा पसंद आता है गेस्ट बोलते हैं, तो मैंने कहा आपको दिल को सुकून मिले, क्योंकि आखिरी कुछ तो ख्वाहिशें होंगी आपकी जिंदगी में, सारी पूरी कर दूं। नहीं है क्या? आज मैंने ख्वाहिश पूरी की आपकी, आज तारीफ करें आप मेरी, आज मैंने ख्वाहिश पूरी की आपकी। नहीं, आज मैं रोज तारीफ करता हूँ आपके प्रोग्राम की। वजह है कि तो प्रोग्राम कौन, मेरे मामू चला रहे हैं, मैं ही तो चला रहा हूँ। एक्सपर्ट्स आते ही इसीलिए हैं कि हम कुछ लर्न करें। तो मैं अपना जवाब चाहूंगा डॉक्टर। जी आपको आज जवाब मैं दे के भेजूंगा, इससे पहले कि ठीक है मैं देता हूँ। जी नाजिया हमारे साथ है लाहौर से। जी क्या हाल चाल है लाहौरियो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर से बात करनी थी, ले डॉक्टर से। कौन से वाले डॉक्टर से? हमारे पास 2 डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर या मेल डॉक्टर? से, हाँ जी, ले डॉक्टर से बात करनी है। मेल डॉक्टर से? नहीं, फीमेल डॉक्टर। फीमेल लेडी डॉक्टर है ही नहीं आपका, चांस नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ना, मेरा मिसकैरेज हो गया था, तकरीबन 2 माह की प्रेगनेंसी थी। ठीक है। उसके बाद से तकरीबन 1.5 साल हो गया है। जब भी मुझे पीरियड आते हैं ना, तो तकरीबन 1 हफ्ता पहले मेरी ब्रेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। तो पीरियड आने के बाद तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैंने काफ़ी लेट डॉक्टर का चेकअप करवाया है, तो वो कहते हैं कोई मसला नहीं है ऐसे वैसे। तो अल्ट्रासाउंड भी करवाया मैंने जी। तो मुझे उन्होंने इवनिंग प्राइमरोज में कैप्सूल ले लिए। जब तक वो मैं खाती रहती हूँ तो मुझे काफ़ी सुकून रहता है, तो फिर वो मेरे पेन रिलीफ हो जाती है, काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो लेकिन जब फिर पीरियड आने में 1 हफ्ता रह जाता तो फिर मेरी ब्रेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया नाजिया, सलामत रहे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको सवाल याद है डॉक्टर में? हाँ जी आप गलत प्रोफेशन में आ गए। मैंने आपसे कहा था आप नहीं, बट ऑफ कोर्स मैं जब रिसर्च पढ़ रहा था और मैंने ये बात भी देखी थी कि माशाल्लाह ये आप मुझे लड़ेंगे मुझे लगता है इसके बाद मुझसे, कि जो मेल सर्जन्स होते हैं वो वे बेटर देन फीमेल सर्जन्स होते हैं। ये रिसर्च कहती है, मैं नहीं कहता। यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर साहब ने खुद मना कर दिया कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेते थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए कौसुब। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक लेडीज जेंटलमैन। आप देख रहे हैं एक और सुबह। परेशान नहीं होना, सब अंडर कंट्रोल है। डॉक्टर अमरीन भी यहाँ मौजूद है, डॉक्टर सेब भी हैं,
इलाज हर चीज़ का मुमकिन है। आपने बिल्कुल ही डरना, खुदा ना खास्ता घबराना नहीं है। अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता अगर किसी को है तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। एक तो वन स्टॉप क्लिनिक के बारे में शायद हम बात कर चुके हैं, हम उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले जो कॉलर्स की क्वेश्चन है उसका आंसर है। डॉक्टर साहब आपसे शुरुआत करेंगे। जो फर्स्ट कॉलर ने जो क्वेश्चन किया था कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसको अगर हम इस तरह से करें कि दो तरह से बड़ी कैटेगरी में डिवाइड कर दें। कुछ कॉजेज़ या कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो चेंज नहीं कर सकते, वो कुदरती तौर पे, जिसमें मैंने पहले भी डिस्कस किया था, बताया था। फैमिली बैकग्राउंड, अगर फैमिली में किसी को खुदा न खास्ता कैंसर है, स्पेशली मदर साइड से, मदर एंड से, तो वो आगे ट्रांसमिट हो सकता है। जेनेटिक्स, ठीक है। एज फैक्टर, कुछ और हार्मोनल चेंजेस जैसा अर्ली मेनार्की या मीनोपॉज, जो ख़वातीन के हार्मोनल चेंजेस के साथ जो है वो स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो चीज़ें कि इसको तो चेंज नहीं कर सकते इस तरह से सच, ठीक है। ये आ गया नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज़। मॉडिफाइबल कॉजेज़ उसके अंदर हमारा जैसा सीडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। सीडेंट्री यानी आप हर इजी वे, हर काम को आप इजी करना चाहते हैं, आप कोई हार्ड वर्क नहीं करना, आप बैठे हैं कि जी एक्सरसाइज गायब बीच में से, नो स्ट्रगलिंग, खाना जो सामने पड़ा है जहां से मिल रहा है उठा के खा लें आप। आपने कोई, ये आज हम मेहनत की बात करते हैं, हम कॉलर लेते हैं फिर आपके पास सवाल का जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुआ, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम, कैसे भाई? बहुत प्यारा जी, लग नहीं रहा? नहीं, वो तो आप डेली होते हैं। मैं वही प्यारा, क्या करूँ, डिजायर प्यारा हो तो डेली प्यारा लगूंगा। डॉक्टर अमरीन ना थोड़े से उन्होंने आईब्रोज रेस कर लिए, क्या बातें चल रही हैं, क्या हो रहा है इस शो में? जी बताएं, क्या कहेंगी? अच्छा भाई, मैं आपको ना एक बात पूछ भी रही थी, बता भी रही थी। हमारी ना कजन थी ना, तो उनको ऐसे ही मतलब ब्रेस्ट कैंसर हुआ ना, तो उनको पता नहीं चला। तो काफ़ी टाइम के बाद जब उन्होंने इलाज नहीं करवाया तो उनको हॉस्पिटल लेके गए, जब तो वो पहले ना दम वाम करवाती नहीं थी। तो जब हॉस्पिटल वगैरह लेके गए तो उन्होंने इसी तरह कहा कि ऑपरेशन होगा और ब्रेस्ट काटनी पड़ेगी ना। तो फिर उन्होंने नहीं करवाया। बाद में लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था कि जब बहुत ज्यादा हो गया था, तो ऐसा हुआ था, कहते थे कि मतलब उनके जख्म में ना कीड़े पड़ गए थे, फिर उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी बड़ी सिस्टर को भी हुआ था उनका। जी बड़ा अच्छा। ही पता है, इसके अंदर एक सवाल है, हम लोग ये दम वगैरह पे करते कि दम हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, वो खुद ही गायब हो जाएगा। मैं इस पे क्या ही कहूँ, मतलब मैं बिल्कुल ही कोई ऐसी बात है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये। अच्छा आप बात करिए, दुआ करें आप, कुछ अगर कुछ और कह रही हैं। एक सिस्टर थी ना, सिस्टर थी नहीं बल्कि हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, है अल्लाह का तो ना शुक्र। उन्हें भी ऐसा हुआ था, फिर उनका जबरदस्ती इलाज करवाया था, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अब भाई अब ऐसा है कि मेरी भाभी है ना, उनको मैक्सिमम 7 साल पहले की बात है, उनको भी एक गिल्टी हुई थी ना। अच्छा। उनको लेके चेकअप वगैरह करवाया था। तो उस टाइम डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, लेकिन मेरी भाभी नहीं मानी ना। तो फिर जब सेकंड टाइम चेक करवाने गई तो वापस आई, तो वो कहती थी कि भाई डॉक्टर ने कहा है कि ये कैंसर नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही है। हाँ कभी कभी वो बताया ना, कभी कभी गिल्टियाँ वैसी होती है, जस्ट नॉट यूजुअली विद कैंसर। ठीक है, सवाल क्या है? अब तुमने खबरदार किसी और खानदान का नाम, बंदे का नाम लिया, तुमने इसका किस्सा सुनाया, मुझे सवाल बताओ, क्या सवाल है? भाई यार सवाल मेरा ये है कि मतलब उनको 7 साल हो गए ना, तो अभी भी जैसे मैं उससे आपको, मैंने इससे पहले भी 2-3 प्रेस के वो प्रोग्राम थे वो मैंने देखे थे ना। अभी भी गिल्टी है उनको? अभी भी मैंने पूछा है ना, तो वो यही कह रही थी कि गिल्टी होती है। वही वाली बात वो कहती है, मैं दम वाला ऑयल लगाती हूँ ठीक हो जाती है, जब गर्म चीजें खाती हूँ तो ज्यादा हो जाती है, पेन होती है, या ज्यादा काम करती हूँ तो पेन होती है, गिल्टी बैठ जाती है। ठीक है, मैं दुआ अभी डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि इसका क्या बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमरीन आप पहले उनका जवाब दे दें दूसरे सवाल का, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो दम वाला गर्म तेल आता है वो ऑफ कोर्स वहाँ से डिसलोकेट हो जाती होगी, वो लगता होगा नहीं, एक तो मेंटल लेवल भी होता है, मुझे अंदाजा वो बात पूछते हैं, लेकिन आप पहले उनका जवाब दे दें ताकि मैं आपके पास। अच्छा, पहले इनसे पहले जो कॉलर नाजिया थी, उन्होंने बहुत ही एक ना वैलिड क्वेश्चन पूछा कि ब्रेस्ट के अंदर ड्यूरिंग जो वो पीरियड से पहले ब्रेस्ट में पेन होना, ये बड़ा ही कॉमन सिनेरियो है और बड़े लोग इससे परेशान हो जाते हैं। जो फीमेल ब्रेस्ट है ना, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके इन्फ्लुएंस में उसकी ग्रोथ होती है। अच्छा। ठीक है, वो हार्मोन्स ही एक फैक्टर होते हैं कैंसर बनाने का, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले बताया।
तो होता क्या है कि पीरियड से पहले उन हार्मोन की रेशो बॉडी में डिफरेंट होती है। तो उनमें से एक हार्मोन होता है जो कि ब्रेस्ट पे एक्ट करता है, उसको एनलार्ज करता है, उसकी स्वेलिंग होती है, हाँ। पूरी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है, तो उसकी वजह से ब्रेस्ट हैवी हो जाती हैं, पेनफुल हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ये ऑब्ज़र्व करें कि जैसे ही आपकी पीरियड्स के डेज़ गुजरेंगे, बाय द एंड ऑफ 7th डे आप नॉर्मल फील करेंगे। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर आपने अपने आप को रूटीनली ब्रेस्ट एग्जामिन की होगी तो आपको you'll गेट टू नो कि ये एक साइकिल है, ये चीज़ एक साइक्लिकल चल रही है, ठीक है। देन आप इसे डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं और वो आपको रीअश्योर कर सकती हैं। जैसे उन्होंने उनको प्राइमोज ऑयल उन्होंने मुझे बताया वो ले रही हैं, तो उस सारी चीज़ें दैट्स वेरी फाइन कि ये वो चीज़ है जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो हर फीमेल के साथ होती है। और ये बात भी समझने की जरूरत है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं हर गिल्टी कैंसर है, हर चीज में अगर कोई ऐसे डिस्चार्ज हो रहा है वो भी कैंसर है। इसीलिए कहा गया है पहले एग्जामिन करें, डायग्नोज करें, फिर डॉक्टर के पास जाएं, वो बताएगा। एग्जैक्टली उनको अवेयरनेस अगर होगी ना तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, वो परेशान नहीं होंगी। और ये बड़ा ही कॉमन और बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन है जो बहुत सारी फीमेल्स की तरफ से। अच्छा, ये जो पीर बाबा जो दम कर लेते हैं और दम के बाद वो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैंने लिटरली आपको बताऊं अमरीन, मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मेरे गाँव में एक जगह था, तो वो ना ऑपरेशन करते हैं वो पीर साहब। ऑपरेशन का तरीकाकार मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। लाइन में खड़े हो जाए जी, आप सब लाइन में खड़े हो जाए, सब बेचारे गरीब मस्कीन मेरी तरह बेचारे, जो मैं क्या कहूँ अल्लाह माफ़ करे, गुर्बत की ज़्यादा मारे हुए सारे लाइन में खड़े हुए हैं उसमें। अब आप पूछेंगे आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? हाँ, मेरे ख़ानदान में कुछ ऐसे जो मुझे लेके गए कि जी आप देखें कि वो क्या पीर साहब जादू करेंगे और आप ज़िंदगी में कुछ हो जाएंगे। मैंने कहा चलो देख लेते पीर साहब क्या करते हैं। और ज़ारों कतार लोग खड़े हुए हैं अमरीन, ज़ारों कतार। अब ऑपरेशन ये हो रहा है कि वो डंडा उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है और वो डंडा घुमाते हुए लाइन के एक तरफ से गुजर के जाते हैं, वो दूसरी तरफ के जाते हैं और लोग कहते जी हम ठीक हो गए। कहते आपको नहीं पता हमारी रिपोर्ट्स जो हैं वो खाली आई हैं, आपको नहीं पता हमारी रिपोर्ट्स खाली आई हैं। और फिर अब क्योंकि तकरीबन इस बात को हो गए हैं 3-4 साल, और जब फिर बाद में हुआ कि बाबा जी जहाँ से रिपोर्ट्स का करवाते थे कि यहाँ से टेस्ट कराओ, वो उनका अपना था, वहाँ से तो खाली आता था। वो बेचारे लोग दुनिया से चले गए इस रिपोर्ट के चक्कर में कि रिपोर्ट खाली आ गई। हम लोग ये जो पीर के दम वाले ये सारा कुछ होता है। यहाँ तक कि मैंने अभी आपको बताऊँ, मैं उस दिन न्यूज़ में पढ़ रहा था, बड़े मजे की बात है माजिद भाई, नेकियाँ आप 1000 रुपये की 100 नेकियाँ ले लें, 10,000 की आप 1,000 नेकियां ले लें, आपको कितनी चाहिए डॉक्टर साहब? कितनी नेकियां कम पड़ रही हैं आपके पास? क्या सीन चल रहा है? तो ये तेलों से और गर्म तेल से और चीज़ से कहते हैं ठकोर करें, ये करें, इससे चीज़ें ठीक होती हैं? नहीं, इससे कोई ऐसा वो नहीं है। देखिए जो आप अगर कोई एक बीमारी है और खुदा न खास्ता अगर कैंसर है, वो इस तरह से तो नहीं। कहीं आप किसी साइंस की किताब में पढ़ा हो कि गर्म तेल कर लें, ठकोरे कर लें? नहीं, ऐसा तो कहीं उस तरह से नहीं है। कहीं ऐसे कुछ भी ऐसे बेसिकली साइकोलॉजिकल और वही बताया सोशल नॉर्म यहाँ पे वो है, इसलिए आगाही बहुत ज़रूरी है। यानी इतना ज़्यादा इसको फैला दिया जाए कि हर एक को पता हो कि भाई जो बीमारी का असल जो उसकी ट्रीटमेंट है या एक्चुअल ट्रीटमेंट है जिससे वाकई कोई फ़र्क पड़ता है वो क्या है, ताकि अर्ली स्टेज के अंदर, स्पेशली कैंसर से बात करें तो अर्ली स्टेज के अंदर पिक हो जाए, अर्ली स्टेज के अंदर डायग्नोसिस होगा तो ट्रीटमेंट अच्छी हो जाएगी और वो बिल्कुल क्योर हो जाएगा। यूँ समझ लें कि सॉर्ट ऑफ 100% नहीं तो 99% तो ठीक हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप इसी सवाल करूँगा, फिर मैं अमरीन की तरफ भी इस बारे में आऊँगा। आप लोग जब भी सर्जरी करते हैं तो वहाँ पर इट्स जस्ट नॉट यू, देयर आर अदर डॉक्टर्स एज वेल वहाँ पे मौजूद होते हैं। कभी कभी होता है, कभी कभी ज़्यादातर नहीं होता, साइकोलॉजिस्ट नहीं होते। मुझे ये बात बड़ा होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा मेंटल ट्रॉमा है। मैंने जब भी किसी कैंसर पेशेंट से मुलाकात की है, मैंने उसकी चेहरे पे मायूसी देखी है। और खुदा न खास्ता हमारा ये ठप्पा लगा हुआ है जिसको कैंसर हो गया, उसको आपने तर्स की निगाह से देखना है और आपने उसको लाश देखना है कि ये अब नहीं है इस दुनिया में, इसके कुछ महीने और इसके बाद इसने दुनिया चले जाना है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर आप सोशल मीडिया में देखें जितनी एक्ट्रेस है जिनको कैंसर हुआ है, लोगों ने लगा दिया हाय बेचारी के साथ अल्लाह की कैंसर क्या ऐसी है कि इसको हवा बना दिया जाए और इतना कर दिया जाए कि लोग के चेहरों पे मायूसी छा जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बदकिस्मती से ऐसा बन गया कि अगर किसी को खुदा न खास्ता कैंसर है तो ये लाइलाज है। ये लाइलाज नहीं है, ठीक है। अगर वही बात कि अगर मरीज़ की तशख़ीस बहुत जल्द हो जाए और उसका इलाज बर वक्त कर लिया जाए तो ये बिल्कुल, मैंने वो बताया था 100% नहीं तो 99% तक ठीक हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर हमारा वही सोशल नॉर्म और हम इंतजार करते रहे, उम्मीद वाली बात की 99% के चांसेस है ठीक होने के, अर्ली डायग्नोसिस, और ना के ठीक होने के बल्कि दोबारा से रिहेबिलिटेशन की भी जो अमरीन ने बताई है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका ब्रेस्ट निकल, वो ये मेरे ख्याल में वो भी लास्ट स्टेजेस वाला है जिसमें आपको ब्रेस्ट निकालना पड़ता है। आई थिंक इट्स द थर्ड स्टेज में यूजुअली होता है ऐसे कि ब्रेस्ट निकालना डिपेंड करता है, वो सेकंड के अंदर भी है, सेकंड के भी उसमें भी ऑपरेट करना पड़ता है, फर्स्ट में भी करना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन जो है वो आमतौर के ऊपर उस वक्त होती है कि जब मरीज खुद चाह रहा है कि भैया, क्योंकि हर तो नहीं चाहेगा कि मेरी पूरी छाती निकाल दे, ठीक है, और अगर वो छाती निकल गई तो उसका अल्टरनेट उसी तरह से मिलती जुलती कोई शय ऐसी हो ताकि वो अपनी लाइफ। अमरीन, क्या वो सिर्फ अपीयरेंस की ब्रेस्ट होती है या उसकी फंक्शनैलिटी भी वही होती है? इस बारे से पूछूंगा कशफ राना से। पहले मैं सलाम दुआ कर लूं। कशफ, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं हमारे? मिजाज भी अच्छे, हुस्न भी बेतहाशा। अल्लाह माफ करे। और सुनाए हलीमा का क्या हाल है? तबीयत ठीक हुई? अल्लाह माफ करे तो ऐसे कहे जैसे मैंने कोई झूठ बोल दिया और गुनाह कर दिया हो, सच्चाई बयान की है। सच बात ये है भाई, मैं आपके हुस्न किताब नहीं ला सकती। नहीं ला सकती ना, यही तो मसला है, यही तो मसला है। और आप आजकल सोचे मैं मेकअप भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सच बता रहा हूँ मैं आजकल मेकअप नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा किया था, आप लोगों ने देखा था थोड़ा सा। सॉरी मेरे गेस्टों ने मुझे देखा था करते हुए, वो सोच रहे हो कि झूठ बोल रहे, नहीं मतलब बहुत थोड़ा किया मैंने, थोड़ा। कुदरती हुस्न बहुत है, कुदरती बेतहाशा। बताएं क्या कहेंगी? मेरे 2 सवाल हैं आपके मेहमानों को, मेरा सलाम हो। और मेरे 2 सवाल हैं इस हवाले से। मेरा पहला सवाल है कि अल्सर और कैंसर में क्या फ़र्क है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अक्सर ख़वातीन को, ये मैंने पहले भी पूछा था लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ अपना क्वेश्चन, कि अक्सर ख़वातीन को अर्ली मेनोपॉज हो जाता है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस बीमारी का भी खदशा हो सकता है उनको मेनोपॉज की वजह से? अच्छा, आप जब गूगल कर रही होती है ना सवाल, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर ले कि मेनोपॉज कर लें, इसको मेनोपॉज कर लें। गूगल करती हैं आप, इतने अच्छे सवाल, ये गूगल है, ये गूगल के सवाल है। यकीन करें हमारियों, मेरा मोबाइल खराब है, मैं गूगल नहीं करती। तो आप मुझे क्या पीडीसीएल से कॉल करिए? पीसीओ पे आप खड़ी हुई हैं? नहीं, मैं अपने देवर के नंबर से आपको कॉल कर रही हूँ। आज राना साहब भी घर पे नहीं है, उनके नंबर से मैं कॉल करती हूँ आपको हमेशा। अच्छा, श्योर, कोई खुटे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अमरीन से भी पूछेंगे कि वो उसकी फंक्शनैलिटी के हवाले से, और ये 2 सवाल भी पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कौसब गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे थोड़ी कबूतरों की और उधर की, तो हम तो करते करते हम बड़ा ऑफ द रिकॉर्ड बड़े मज़े की बातें होती हैं, काश हम आपको दिखा सकते। तो आज ये दोनों डॉक्टर यहाँ ना होते, एक गड्डी होती है जो उनको लेके कहीं जा चुकी होती है, जो बातें नबी के। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पहले आप मुझे बताएं, क्या जो ब्रेस्ट आप दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हो उसकी फंक्शनैलिटी वो होती है, चेयर घुमा घुमा के मैं कहाँ ले गया? अच्छा, तो वो उसकी वो प्रॉपर काम भी वैसे ही करती है जैसे एक नॉर्मल ब्रेस्ट करती है कि नहीं? सिर्फ नहीं, बेसिकली फंक्शनैलिटी नहीं होती, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो तो सारे ड्यूरिंग कैंसर की वजह से सारे निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट की जाती है वो उसका फंक्शनैलिटी नॉर्मल ब्रेस्ट जैसी नहीं होती, उसमें लोब्यूल्स वगैरह कुछ नहीं होते, उसकी अपीयरेंस होती है। दरअसल जो ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्शन है वो 2 तरीक़ों से हो सकती है। एक को हम बोलते हैं सिंथेटिक मेथड, जिसके अंदर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डाले जाते हैं, और दूसरा होता है ऑटोलॉगस मेथड, जिसके अंदर पेशेंट की बॉडी से ही हम डिफरेंट टिश्यूज़ को लेके उनको ब्रेस्ट की फॉर्म में शक्ल देते हैं और ब्रेस्ट बनाते हैं। तो वो अपीयरेंस तो उसकी ब्रेस्ट जैसी ही होती है, लेकिन जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो नॉर्मल ब्रेस्ट वो नॉर्मल ब्रेस्ट की नहीं होती। अब वो जो सवालों के कशफ के सवाल के जवाब आज डॉक्टर साहब, अगर आप उसका जवाब दे। सॉरी मैं वो भूल गया हूँ अभी। अच्छा, उन्होंने 2 सवाल पूछे थे, डू यू रिमेंबर दोस क्वेश्चंस? हाँ जी, एक क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछा था रिगार्डिंग के बिनाइन ट्यूमर है, उन्होंने कहा था कि जो अल्सर होता है और कैंसर में क्या फ़र्क होता है? देखिए, इज देयर अ डिफरेंस? यस, ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। हर कैंसर अल्सर नहीं है, इसी तरह हर अल्सर कैंसर नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको कोरिलेट से करें तो कैंसर अगर बहुत एडवांस स्टेज में चला जाए तो उसके अंदर फिर अल्सर बनना शुरू होता है। अल्सर बेसिकली ज़ख़म, उसके अंदर ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं अगर कैंसर एडवांस में चल जाए।
लेकिन अगर सिंपल अल्सर है तो वो तो बहुत सी बीमारियों की वजूहात की वजह से भी हो ठीक सकता है, है। साथ ही ऐड कर ले आंत का कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और जो नॉर्मल कैंसर है, इस देयर इज अ डिफरेंस? दानिश हमारे साथ है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दानिश, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना अकेला अकेला लग रहा हूँ, लीमा कहाँ गई यार? जी दानिश, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ शुक्र। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था कि एक लिम्फ नोड और जो कैंसर की एक गिल्टी होती है उसमें कैसे जल्दी फर्क महसूस कर सकते हैं? क्योंकि हमारे ऐसे ही होता है ना, अगर कोई ऐसी कोई सिम्टम आती है तो हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो 6 माह तो वही लगा देते हैं ना, कि कभी ट्यूबरकुलोसिस वाले के पास चले जाओ, लिम्फ नोड का वो करते हैं, कभी कुछ। तो इसमें जो है ना बहुत अर्ली जो हम कर सकते हैं इसको डायग्नोज, वो कोई सिम्टम्स ऐसे बता सकते हैं, तो वो सबसे जरूरी है हमारे लिए जानना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप तो हैं बड़े खूबसूरत सर अल्हम्दुलिल्लाह। बस सर ये खूबसूरत कौन है ये दानिश? दोबारा कॉल मिलाओ इन्हों। मैं एनू टोना है, तुसी दोबारा कॉल मिला। दानिश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आपने खूबसूरत ही क्या, खौफसूरत नहीं कहा आपने, खौफसूरत कुछ और होता है, मैं खूबसूरत हूँ और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं मुझे। हाँ अच्छा, आप जवाब दे दें, फिर मैं दोबारा उनके पास आता हूँ। आप इसके सवाल का जवाब देंगे या आप देंगे? मैं आज ही दे सकती हूँ, बिल्कुल। एक तो जो लिम्फ नोड और कैंसर में फ़र्क होता है ना, एक तो प्राइमरीली ये होता है कि जो लिम्फ नोड है ना, वो जब किसी इन्फेक्शन किसी भी रीज़न की वजह से वो बड़ा हो सकता है। उससे मोस्ट कॉमन कॉज होती है इन्फेक्शन होना, गला ख़राब होना, कहीं पस पड़ जाना। उसकी वजह से भी जो यहाँ से लिम्फ नोड है ना अंडर आर्म्स के अंदर, वो बड़े हो जाएंगे। तो उसमें और कैंसर में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, ठीक है, ये इनका क्वेश्चन था। उसके लिए बहुत ज़्यादा इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, इसको FNAC कहते हैं, कि आपको जब भी कोई नोड्यूल लिम्फ नोड फील हो, क्योंकि नॉर्मली आपको नहीं फील होते, ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, वो वहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे अपनी नॉलेज के बेस पे, आया कि ये कैंसर रिलेटेड हो सकते हैं या ये किसी इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट को टॉन्सिलाइटिस हो, उसकी वजह से लिम्फ नोड्स बड़े हों। एंड देन देयर इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट, एक FNAC का प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं फाइन नीडल एस्पायरेशन सेटोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस लिम्फ नोड के अंदर एक फाइन सी नीडल डाली जाती है, उसके अंदर से मवाद निकाल के उसको माइक्रोस्कोप, ये बायोप्सी वाली चीज़ है? नहीं, बायोप्सी इट्स बेसिकली लाइट फॉर्म ऑफ बायोप्सी है, ये बायोप्सी, लेकिन उससे ये ठीक हो जाता है, ये उससे ठीक हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आयशा? वालेकुम सलाम। ये मेरे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी कर लें, प्लीज करें, जरूर करें। कौन से वाले डॉक्टर साहब? हम तो पूछते हैं ये लेडी डॉक्टर, जवाब दे दें। ये मुझे ना गिल्टी फील हो रही है इधर सीने पे ना, तो लेकिन वो मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, उसने कहा लोकल एनेस्थीसिया लगेगा, सुन करने के इंजेक्शन लगेंगे तो वो फिर हमें टेस्ट का पता चलेगा। तो कहाँ से क्या कौन सा टेस्ट? आयशा रुकिएगा, आप कोई सवाल पूछना चाहे ताकि डायग्नोज हो सके कि वो गिल्टी क्या? आप कोई सवाल उनसे पूछना चाहते हैं आयशा से? यू गॉट द पॉइंट। देखिए वो आप कोई सवाल उनसे पूछना चाहते हैं? देखिए वो जैसा बता रही है गिल्टी है, वो गई है मॉलेज के पास गई हैं। अब वो अगर मुआयना करके उसने जो तजवीज़ की है कि इसको निकाल देंगे और फिर टेस्ट कराएंगे, ये दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ डायग्नोसिस। ये भी तरीका है, ठीक है, यानी कि जो कह रहे हैं वो ठीक है। आपका सवाल क्या है आयशा? कि वो सुन करके वो निकाल के तो वो उसका पेनफुल होगा, मतलब दर्द होगा उसका? नहीं, देखिए वो सुन करने का मकसद यही है ताकि दर्द बिल्कुल ना हो। दर्द बिल्कुल ना हो। इंजेक्शन का आपको नीडल, अगर आपको नीडल फोबिया है मेरी तरह, तो फिर तो मसाइल हैं जिंदगी के। वो खैर उसके लिए भी अल्टरनेटिव हैं। हाँ, मुझे तो वो लगाते होते पहले एनेस्थीसिया, वो लगाते होते, वो कुछ हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, स्प्रेज हैं, तो उसके बाद जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आप करा लें, आप प्लीज जाएं और उसको करा लें, बिकॉज फिर उसको जो निकलता है मवाद उसको टेस्ट किया जाता है कि क्या चीज़ है, फिर उससे अंदाजा लगाया जाता है। बेसिकली वही बताएगा कि ये खुदा न खास्ता कैंसर है या बिल्कुल बिनाइन है, क्या है। आधा डॉक्टर हो गया हूँ मैं, मेरे ख्याल में भी शुरू ना कर दूँ आप लोगों के साथ, बट में कोई है कोई इंटर्नशिप आप मुझे भी दिला दें। अच्छा डॉक्टर साहब, आंत और कैंसर में फ़र्क बताते हैं। आंत का कैंसर, देखिए कैंसर जो है वो पूरे जिस्म के किसी भी उज़ू का हो सकता है, ठीक है, आंत भी उसी के पार्ट है जिस्म का, तो उसका कैंसर भी हो सकता है किसी को। लेकिन वो आंत की फिर उसकी अलामतें ज़रा मुख्तलिफ हो जाएंगी, ठीक है। उसकी अलामतों के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है कब्ज़ की शिकायत होगी, या लूज़ मोशन लग गए, या फिर मरीज़ को ऐसा फील हो रहा होता है कि वो अभी भी कम्प्लीटली उसने एवैक्यूएट नहीं किया, एम्प्टी नहीं हुआ, जिसको बार बार हाजत हो रही है वॉशरूम जाने की। इसके अलावा फिर है कि वहाँ पे आंत की ब्लॉकेज जो मोस्ट कॉमन, या खून का आना,
ठीक है। अगर बड़ी आंत का कैंसर है तो उसके अंदर जब भी वो वॉशरूम जाएगा, पखाना करने जाएगा, तो उसमें खून जारी हो जाएगा। तो ये इस तरह की अलामतें हैं। इसके अलावा फिर और जिस तरह बाकी जिस्म के कैंसर के अंदर होता है कि कमज़ोरी हो जाना, बहुत ज़्यादा वीकनेस, लेथार्जी, या फिर भूख का ना लगना, खाने की कमी हो जाना। तो ये बेसिकली ये हर कैंसर की अलामतों में से ये वाली भी अलामतें हैं जो साथ चल रही होती हैं। ठीक है, आज एक और आयशा है भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? प्यारा, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी एज 38 ईयर्स है। ठीक है। और 3 बच्चे हैं मेरे। मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हूँ। आर्थराइटिस की पेशेंट है। आर्थराइटिस की पेशेंट है ना? जी। और मुझे ना लास्ट 5 इयर्स हो गए हैं, बिल्कुल पीरियड स्टॉप हो चुके हैं। मैं मीथोट्रैक्सेट और हाइड्रोक्लोरोक्विन पे हूँ। ठीक है। Is that तो normal? मुझे पूछना है कि मतलब इतनी जल्दी अर्ली मुझे मेनोपॉज है, बिल्कुल भी मुझे नहीं आते पीरियड्स, तो इसमें कोई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ब्रेस्ट में या कोई सवाल किस्म का? आपकी एज क्या है? सॉरी, 38 मेरे ख्याल में। 38 38 और पीरियड्स कितने अरसे 5 पहले? साल से पीरियड्स, 5 साल से मेनोपॉज नहीं 5 हुआ। साल से मुझे मेनोपॉज है। मैं लास्ट 10 ईयर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की की पेशेंट। पेशेंट है। अच्छा, डिड यू गेट द पॉइंट? कैन यू आंसर नाउ? हाँ जी, आई गेस डॉक्टर साहब। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, अगर आप इसका जवाब दे सकें। सॉरी, आई कांट अंडरस्टैंड। अच्छा, 38 इयर्स ओल्ड है। हाँ जी, मेनोपॉज। आई कैन आंसर दिस। बेसिकली वो उनका क्वेश्चन ये है कि वो 38 इयर्स ओल्ड हैं और वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पेशेंट है। अभी वो मीथोट्रैक्सेट ले रही है। इट्स अ ड्रग जो हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो उनको पीरियड्स 5 इयर्स से नहीं हो रहे। ये नॉर्मल है मुझे। हाँ, देखिए नॉर्मली जो होता है ना पीरियड्स का जो आप मेनोपॉज होता है, ये स्टार्ट होता है आफ्टर द एज ऑफ 40, 45, 40 तो बहुत कम होता है, 45, 50 में। ठीक है, लेकिन अर्ली मेनोपॉज इज़ आल्सो अ कंडीशन दैट एग्जिस्ट और जो होती है इसके अंदर लार्जली ये कोई खतरनाक बात है? देखिए इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो एक गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लली ज़्यादा बेटर उस पर कमेंट कर सकती है, लेकिन वन ऑफ द फैक्टर्स वो ये होता है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर किसकी जो मदर हैं उनकी मीनोपॉजल हिस्ट्री भी यही है कि वो 35, 38 या 40 में जाके उनको अर्ली ओवेरियन फेलियर हो गया, अर्ली मेनोपॉज हो गया, तो उनकी ही फैमिली में उनकी बेटियों को ये हो सकती है। तो एक फैमिली एक बड़ा ही फैक्टर है इसके लिए। अब अगर मेनोपॉज हो जाए तो उसमें कैसे आप जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का जो सवाल है कि मेरे लिए डेंजरस तो नहीं है, ठीक है, तो उसमें ये है कि फिर स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ इरफान यूसुफ हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम। दानिश भाई कैसे हैं आप? है दानिश? कौन दानिश? ओह सॉरी, वेरी सॉरी, क्या नाम है मेरा? जी आप नाम बताएंगे तो आपको सवाल। हमायूं। आपने मुझे मेरे पास तुम हो वाला दानिश बना दिया था। इतना मस्कीन नहीं हूँ मैं तो अदनान सिद्दीकी वाला हूँ, अमीर वाला। वेरी सॉरी, मैं जब कॉल मिला रहा था ना बार बार, हाँ, तो वो दानिश को ही आपसे बात कर रहे थे। अच्छा, तो वो आपके जहन में चढ़ गए? तो मेरे दिन में वो, हाँ मेरे दिन में। हाँ, आप चाहते उनको टो दूं मैं? जी बताएं। अच्छा, वेरी सॉरी। अच्छा, मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था, या डॉक्टर साहबा से, कि हमारे यहाँ पे ना आम कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी ऐसी सिम्टम नजर आती है पेशेंट को, तो हम कहते हैं जी इसकी बायोप्सी करवा लें या नीडल बायोप्सी करवा लें। तो सबसे पहली चीज 75% लोग बाद में ये कहते हैं जब उनके ऑपरेट भी हो जाता है जी वो सुई लवाई सी तो काम बढ़ गया, ये काम बढ़ गया, ये इस वजह से ये हो गया। तो इसको थोड़ा सा आप कीजिएगा, क्योंकि हम इसी मुआशरे में रहते हैं ना। हाँ, उन्होंने भी तो याद है कहा था कि मुख्तारे उन गला वध गई ने, वो फिर जब सुई लगाते गला वध गया। हाँ सही कह रहे हैं। नहीं ऐसा होता नहीं है, लेकिन लोगों को जो है ना हमें ये समझाना। ये बहुत प्यारा सवाल है इरफान, बहुत प्यारा सवाल है, थैंक यू वेरी मच। ये आपने एड्रेस करना है सोएब। हाँ, सिद्रा को अगर मैं एंटरटेन कर लूँ, अगर आप लोग की इजाजत हो। सिद्रा अस्सलाम वालेकुम, गुजरावाला से, क्या हाल है? आप सुनाएं। मैं क्या खरी खरी सुना दूं अगर आपका दिल कर रहा है? नहीं जी मेरा ये सवाल था। जी मेरा ये सवाल था डॉक्टर साहब से कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो वो जब फीड कराती थी तो मेरी ना अंडर आर्म में गिल्टियां बन जाती थी। अंडर आर्म्स में गिल्टियां बन जाती थी जी। तो वो जब गिल्टियां अब वो 3 साल की हो गई, दूध तो उसको मैंने छुड़वा दी, लेकिन अभी भी वो वैसे ही है, सूजन सी गिल्टियां सी हैं अंडर आर्म में। वो कोई नुकसानदेह तो नहीं है? वो क्या मसला नहीं हो सकता? ये आपका बच्चा पीछे बोल रहा है जो आपको तंग कर रहा है? जी मेरी बेटी है छोटी। ये छोटी कितने साल की है?
ये 3 साल की है। बड़ा रौला डालती है भाई ये तो, है ना? इसको आप डांटती शांटती हैं या बेचारी वैसी रौला डाल रही है? नहीं, बस ऐसे थोड़ा बहुत तंग करती रहती है। थोड़ा बहुत तंग करती, चले कोई मसला। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए जी। 2 सवाल डॉक्टर से पहले उनके जवाब, फिर आपने इस सवाल का जवाब देना है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि बेसिकली इट्स अ सोशल नॉर्म। वही वाली बात आ गई कि जी सुई का टेस्ट करा लिया तो जी लोहा लग गया तो खुदा न खासा ही फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सुई का टेस्ट या जिसको FNAC कहते हैं या जो भी इस तरह का है, वो बेसिकली डायग्नोस्टिक पर्पस। मैंने तो पढ़े लिखे लोगों को ये भी सुना है, वो कहते हैं सुई का जहर फैल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली तशखीस करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। जब तक तशखीस नहीं होगी तो कैसे हम बीमारी के बारे में जान सकेंगे कि ये आया ख़तरनाक कैंसर नुमा है कि नहीं है, और फिर उसका इलाज क्या है। क्योंकि इलाज की मैंने आपको जैसा पहले बताया था, वो मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट नोयत है, हर एक की फिट इन है उसकी बीमारी के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए इससे कोई नहीं फैलता। ये एक टैबू बना हुआ है, एक खौफ बनाया हुआ है, तो जिसके लिए वाकई बहुत ज़रूरत है आगाही के लिए। बेसिकली यही मकसद है जो अक्टूबर मना रहे हैं, आगाही हर तरह से, ताकि ये जहन से ये खौफ और डर निकल जाए, ये सारी टूटे और इसका इलाज हो। सिद्रा का जो सवाल था अपनी बेटियों के लिहाज से, जी सिद्रा का जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली था कि एक ब्रेस्ट सिस्ट अब रह गई है। अब इन्होंने लैक्टेशन के बाद भी, दूध पिलाने के बाद भी इनको गिल्टी महसूस होती है, ठीक है। तो बड़ी दफ़ा ब्रेस्ट सिस्ट हो जाती है। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बात की कि हर गिल्टी ब्रेस्ट में कैंसर नहीं होती, ठीक है, बिनाइन चीज़ें भी होती हैं। उसके अंदर एक कंडीशन ये भी होती है कि ब्रेस्ट मिल्क का जमा हो जाना और ब्रेस्ट सिस्ट बन जाना। तो ये वो कंडीशंस होती हैं, बिनाइन कंडीशंस होती हैं। अगर इनको कोई ऐसी बीमारी है तो ये अपना स्कैन कराएं, बल्कि बेसिकली पहले राइट डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। और वो आगे इनको जिस तरह ब्रेस्ट की इन्वेस्टिगेशंस हैं, गो टू अ कैंसर हॉस्पिटल, टू अ जनरल हॉस्पिटल, नॉट अ कैंसर हॉस्पिटल, बेसिकली एक ब्रेस्ट सर्जन के पास, एक ब्रेस्ट सर्जन के पास, रिलेटिव डॉक्टर के पास जाना बड़ी ज़रूरी है, बहुत जरूरी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉलर लेंगे फरजाना हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फरजाना, क्या हाल चाल? मैं ठीक ठाक भाई, आप सुनाए? ठीक है, मैं बड़ा प्यारा जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह। हाँ, मेरा सवाल यह है कि मेरी भाभी को भी हुआ था यही मसला ना। अच्छा। तो उनका ऑपरेशन हो गया है। अच्छा। और अब इनका 8 तारीख को ना आखिरी चल रहा है कोर्स, आखिरी लगना है। तो दूसरा कीमो हो रही है? हाँ जी, कीमो हो रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो अब मेरा अपना ये मसला है कि मेरे उल्टी साइड पे ना दर्द होती है, बाजू में और बगल में भी। तो मुझे सारे डरा भी रहे और मैं खुद भी चेक करती रहती हूँ, मुझे गिल्टियाँ नहीं है लेकिन सोज है। तो मेरा इतना वसाइल नहीं है कि मैं जाके अपना ये सारा चेकअप कराऊं, मेरे मियाँ की भी इतनी नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर कुछ घर में ही या थोड़ा बहुत मेरा हो जाए ऐसे ही, तो मुझे पता चल जाए क्या होना चाहिए। ठीक है, मेरे बाजू में आप भी कुछ दर्द पूछ रहे हैं? रहता है। आप डॉक्टर से मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं सिर्फ आंसर करना चाह रहा था। अच्छा, डॉक्टर साहब आंसर देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। देखिए, इस तरह से एक तो सबसे पहले तो खौफ का जो है ना पहाड़, उसको तो उतारें, ठीक है। लेकिन लाजमी एक दफ़ा मौलिद से रब्ता लाजमी करें, ताकि वो एक दफ़ा मुआयना करके तफसील से देख सके, अपनी तसल्ली कर ले, ताकि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ना हो। हमारे साथ कौन है कॉलर? आई एम सॉरी, साइका फ्रॉम लाहौर, सियालकोट से कॉल है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मुंडा सियालकोट का गाना था ना? जी वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मायूं भाई आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी जो आपके मेहमान आए हुए हैं वो यही बात कर रहे हैं कि डायग्नोज करवाना क्यों जरूरी है। हमारे अपने साथ ये हुआ है, मेरे वालिद साहब थे तो उनके ना। आप टीवी की आवाज बंद कर दे, ये चपेड़ लगाएं जिस तरह टीवी की। अब पहले आप चपेड़, आप होल्ड करें, चपेड़ लगाएं उसको। नहीं, मेरे हस्बैंड है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। ओए होए, चपेड़ ना लगा दीजिएगा, घर में मसाइल हो जाएंगे। जी, मेरे वालिद साहब है माशाल्लाह, तो हयात है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। तो उनके साथ ऐसा हुआ था, उनका ना गले में प्रॉब्लम हुई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि 110% श्योर है कि इनको कैंसर है। जब उनकी बायोप्सी करवाई गई तो उसमें उनको टीबी का डायग्नोज हुआ। तो इसीलिए बता रही हूँ कि टेस्ट करवाना जरूरी है। डॉक्टर्स के कहने पे ना सिर्फ टेस्ट लाजमी करवाएं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इस सवाल के लिए साइका। तो उन्होंने तो ये कह दिया था कि अगर इसका कुछ भी ऑपरेट करवाया या कुछ हुआ तो इन्होंने बचना ही नहीं है, ये फैल जाएगा। और इसके बावजूद हमने टेस्ट करवाए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है,
अब आप सवाल आपका क्या है? आप वैसे आपका सवाल से मैंने भी खुद एनालिसिस कर लिया। यही है कि वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डॉक्टर कोई रेकमेंड करता है तो टेस्ट लाजमी एग्रीड। अच्छा, मैं बड़े मजे की बात है, बहुत शुक्रिया साइका कॉल करने के लिए। मेरी वालिदा को सिस्ट थी, ठीक है, और हम एक डॉक्टर के पास गए। मैं दिल चाह रहा है मैं उस डॉक्टर का नाम ले लूँ, मुझे जितनी उस डॉक्टर पे तप है। आपकी सोच है बड़े हॉस्पिटल में, और हम बड़े अरसे से उनके पास जाते थे, और बड़ी मशहूर वो डॉक्टर है। मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड का नाम बताऊंगा। अब हुआ ये कि मेरी अम्मा को सिस्ट थी, और यकीनन वालिदा को आप लेके जाए, और मेरी अम्मा तो वैसे दिल यहाँ रखा हुआ उन्होंने कि बस गिर गई, बस बेहोश हो गई। और हम गए, उसने ना आ देखी ना ता देखी, उसने कुछ नहीं हमें ना टेस्ट कोई दिखाया। उसने कहा आई एम सॉरी आपको कैंसर है। मेरी अम्मी तो वहीं पड़ गई, और बाहर रोना धोना चल रहा है, हम लोग रो रो के पागल। मैंने कहा अम्मा रुक जाए, मैंने कहा इन्हों की जादू कोई छड़ी मारी है, इन्हें पता किस तरह चला है, ठीक है। शायद मुझे लगता है वो टेस्ट भी कराया था, और उसने कह दिया कि ये कैंसर है और ये सेकंड या फर्स्ट स्टेज है। हम तो जी दिलाले पड़ गए। फिर हमने जब ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज हम एजुकेटेड घराने से, हमने सेकंड ओपिनियन ली, वहाँ से नहीं निकला, थर्ड ली नहीं निकला, फोर्थ ली नहीं निकला। फिर हमने उस डॉक्टर को निकलवाया, उसको हमने निकलवा दिया। हमने कहा तू तो निकल, कैंसर निकले ना निकले तू निकल। और ये आपकी उस बात से कि रेलेवेंट डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। शी वॉज नॉट द रेलेवेंट डॉक्टर, दैट्स व्हाई शी सेड दैट। हमारे साथ कॉलर कौन है? रुबीना, अस्सलाम वालेकुम। मेरे शहर से कॉलर रावलपिंडी, क्या हाल है? जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दे रुबीना। कर दिए भाई। वो मुझे ना जरा गिल्टियाँ सी महसूस हो रही है, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी करें प्लीज़, आपको सुन रहे हैं डॉक्टर्स। बोले, आप बोले, सुन रहे डॉक्टर्स जी आपको। जी वो ना मेरी ना कोई सलाम दुआ कर ले उनके साथ, कोई सलाम कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, वो मेरी ना दाएं साइड पे पहले गिल्टियाँ महसूस हो रही थी ना, तो अब बाएं साइड पर भी हो रही हैं। तो वो मैंने डॉक्टर को दिखाया है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि मेमोग्राफी कराएं। अब उनसे कराई गया तो जरा भी रिपोर्ट्स वगैरह का कोई नहीं है, अभी मुझे नहीं है। ठीक है, सवाल आपने, सवाल क्या है आपका? समझ नहीं आ रही, मुझे भी नहीं मुझे समझ। पता नहीं गिल्टियाँ ही हैं या क्या, मुझे बिल्कुल ज्यादा महसूस हो रही है। कह रही गिल्टियाँ महसूस हो रही, तो वो क्या हो सकता है? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने आपको बताया अगर आपको महसूस हो रहा है तो आप मॉलेज के पास जाएं। यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाएं, चेक करवाएं, खुदा ना खास्ता कि ये देर हो जाए और फिर आप जो है वो तड़पती रही कि मैं क्यों पहले नहीं गई। खुदा ना खास्ता आप डॉक्टर किसी ब्रेस्ट सर्जन के पास जाए। एम आई राइट? आप पिंडी में रहती हैं, पिंडी में कौन सा डॉक्टर अकबर नियाजी हॉस्पिटल आई थिंक इज रीचेबल। वहाँ पे वन स्टॉप क्लिनिक भी है, और वहाँ पर मेरे ख्याल में चार्जेस भी इतने ज्यादा नहीं है, और ऑल फीमेल्स, और ऑल फीमेल्स, सारी खवातीन है वहाँ पे। डॉक्टर साहब है ही नहीं वहाँ। हाँ, ब्रेस्ट क्लिनिक बेसिकली देयर ऑल फीमेल्स, वो फीमेल्स जो ब्रेस्ट क्लिनिक है वहाँ पे सारे वो है फीमेल सर्जन हैं। फीमेल सर्जन है, और डॉक्टर साहब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे होंगे। कहाँ होंगे आप? बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर। मैं पूरे आप ग्राउंड फ्लोर पे नाम लेने मैं फिर रहूंगा हर जगह। आपने नाम लेना डॉक्टर साहब का, आपको मिल जाएंगे वो। आपने प्लीज जरूर जाना हॉस्पिटल, ठीक है? कौन से डॉक्टर के पास आप जाएंगी? डॉक्टर अकबर नियाजी हॉस्पिटल, वहाँ पे वन स्टॉप क्लिनिक है। पहले वहाँ से अपना डायग्नोज करवाएं, सारा कुछ करवाएं, फिर वो आपको डॉक्टर, आप कहिएगा मैंने मॉर्निंग शो पे देखता है डॉक्टर सेब को, मैंने मिला दे उन्होंने। मंगल और जुमरात को होते हैं। डॉक्टर अमरीन को भी पता है। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मसला हल हो गया। अब पहले उस सवाल पे आए जो हमसे सवाल पूछा गया था। आप लोगों को याद है? आप लोग याद नहीं रख रहे सवाल, आप गलत स्टूडेंट। बहुत ज्यादा सवाल हो रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा, सारे क्वेश्चंस के मेरे ख्याल से आंसर हो गए। नहीं, आप लोग नॉटी स्टूडेंट्स बन गए। मुझे सवाल अभी तक याद है, आपको सवाल याद नहीं? एक जो वो आई थी, वो कही थी कि मुझे गिल्टी जो है ये आम के पास यहाँ पर महसूस हो रही है, और वो कहती है बहुत छोटी सी गिल्टी, कभी महसूस होती कभी नहीं महसूस होती। तो क्या वो भी मॉलेज के पास जाना जरूरी है? वही बात, डिसलोकेट होती है गिल्टी, एक बिनाइन कंडीशन होती है, फाइबर एडिनोमा, वो ऐसा माउस ट्यूमर होता है, वो आगे पीछे फिरता रहता है, उसे माउस ट्यूमर कहते हैं। हाँ, तो अनलेस आप जाएंगे ना तो आपको ये नहीं पता लग सकेगा कि ये चीज बिनाइन है, ये कैंसर है, इसको निकलवाने की जरूरत है। हाथ से पता चलता है कि बिनाइन है मैलिग्नेंट नहीं, उससे नहीं पता चलता कुछ कंडीशंस में, लेकिन इट्स नॉट 100%। वो भी डॉक्टर को पता चलता है, बंदों को नहीं पता चलता। वो उसकी सारी ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। आप दोनों के साथ आज बहुत मजा आया। मुझे लिटरली नहीं लगा मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि आई एम टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, और बड़े प्यार से इत्मीनान से आप दोनों ने गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आप यकीनन पेशेंट्स के साथ भी ऐसे होते होंगे, तो आपके पेशेंट्स तो बड़े लकी होंगे। We try our best. आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। हाँ जी, इट वाज वेरी गुड। और एक टेक होम मैसेज जो मैं देना चाहूँगी वो ये है कि इट्स द मैसेज टू ऑल द ब्रेस्ट सर्जन्स एज वेल, कि जो ब्रेस्ट सर्जन्स हैं, जिस तरह अकबर नियाजी ने एक इनिशिएटिव लिया और एक मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट किया
इस तरह सारे ब्रेस्ट सर्जन्स को, जितने भी पाकिस्तान में जनरल सर्जन डॉक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट को डील कर रहे हैं, उनको इसी तरह ही अपने ओन से लेके एक इंस्टीट्यूशन बेस तक एक अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाने चाहिए, ताकि जो सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन से, ताकि दे कैन बी एड्रेस्ड इजीली और एक खौफ कैंसर का ख़त्म हो सके। वेरी वेरी नाइस एंड सेकेंडली एट द टाइम ऑफ जब आप इनिशियल प्रेजेंटेशन होती है, तब आप पेशेंट एक जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ आएगी, शी इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी होपफुल, बिकॉज आफ्टर सर्जरी उसको पता है कैंसर तो निकल जाएगा लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ ब्रेस्ट भी निकल बात जाएगा। है, उसको आपने मेंटली भी इतना सेटिस्फाइड करना है, उसे इतना काम रखना है कि दिस इज नथिंग। और रिकंस्ट्रक्टिव की ऑप्शंस भी बतानी है कि हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन भी है। देयर आर मेनी प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन्स इन पाकिस्तान जो कि ये डेली बेसिस पे ये प्रोसीजर्स कर रहे हैं। बिल्कुल, बस इट जस्ट अबाउट जितनी अवेयरनेस होगी उतना ही पब्लिक एडवांटेज होगा। थैंक यू सो वेरी मच बोथ ऑफ यू। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है आप इस तरह काम अच्छा करते रहेंगे और अल्लाह ताला पाकिस्तान से बेस्ट जो कैंसर है उसकी जो परसेंटेज है वो कम से कम तर होती जाए और अल्लाह ताला 0% पे भी आ जाए। और इसी दुआ के साथ हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी एक और गेस्ट, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सब। गुड मॉर्निंग। हेलो, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने उनको जल्दी से कहा, मैंने और आपने ना बड़ी मज़े की मैचिंग की हुई है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज जो गेस्ट है ना वो मुझे बड़े मज़े के लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जैसे फरमाइशी प्रोग्राम भी होता है। मुझे बड़े मज़े की बात है, मैं आपको बता भी देता हूँ मेरी उनकी मुलाकात कहाँ पर हुई। मुझे अक्सर बड़ा शौक़ है कि जब भी मैं कहीं पर जाता हूँ, मुझे कहीं पर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं तारीफ़ ज़रूर करता हूँ, ठीक है। और मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आया। तो मैं अपनी दोस्त, बड़ी प्यारी दोस्त हाजरा के साथ, आप तो अब जान भी गए, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो हम लोग जी क्लब में जो है वो आराम से ब्रंच कर रहे थे। और ब्रंच करते करते, अच्छा मैं ये बात इनको भी नहीं पता थी, ब्रंच से पहले मैंने इनको देख लिया था और मैंने इनको देखा था। मैंने कहा यार बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह लेडी है और इन्हें ना इधर बहुत कामा वैसे होता है, बालों में फूल लगाया हुआ था। मैंने कहा बड़ी खूबसूरत है। मैंने देखा एक बार और मैंने दिल में तारीफ़ की और मैं वॉकआउट हो गया, क्योंकि मैंने माशाल्लाह मेरे ख्याल में कोई 4 दफ़ा सर्विंग डाली मैंने पहले, क्योंकि मैंने कहा पैसे पूरे हो। मैंने कोई एक दफ़ा गया, दूसरी दफ़ा गया, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, तो मैं गया था तकरीबन 10 बजे और 3 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ, मतलब मैंने अपने पूरे पैसे किए। तो मैं बार बार गया तो मेरी 2 दफ़ा उन पर नज़र पड़ी। फिर जब मैं खाना खा रहा था तो फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से वो मेरे पास से गुजरी और मेरे पास से गुजरी और मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा आप नहीं, मैं खड़ा नहीं, बैठा हुआ था उस वक्त, और मैंने कहा आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, आपका ये फूल मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। अब होता ये रवायती तौर पे कि इस बात पे चपेट आती है, ठीक है, आपके मुंह पे और आपको लाल हो जाता होता है। पर क्योंकि मुझे पता है मैं कहता तारीफ़ इस तरह करता हूँ, शायद मुझे उम्मीद होती है कि इतनी कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आएगा, और मैं देख के भी तारीफ़ करता हूँ। मुझे पता होता है कि इंसान जो है वो मध्यम है और अच्छा है और जवाब अच्छा आएगा। और वो इतनी खूबसूरत इंसान थी, वो रुकी और उन्होंने मुझे कहा आपका बहुत शुक्रिया। और जिस तरह उन्होंने जिस अल्फाज में, जिस टोन में मुझे कहा, मैंने कहा भाई तो बड़ा खूबसूरत बोलती भी है। तो मैं खड़ा हो गया और मैंने खड़ा होकर उनसे गुफ्तगू कर ली। मुझे ये यकीन है उनके जो हस्बैंड अरसलान, उनको वो बड़े अनकम्फर्टेबल हुए, कहते ये कब जान छोड़ेगा, लेस हो गया, चिपक गया हमारे साथ ये। पर मैंने भी जान नहीं छोड़ी और मैं उनके साथ बातें करता रहा। मैंने कहा आपको मैंने दावत देने पर उनसे बात की, वो राइटर हैं, पोइट भी हैं, और हम उन लोगों को इसलिए बुलाते हैं शो पे, बिकॉज यू कैन रिलेट विद दीज पीपल। ये अनसंग हीरोज़ हैं जो बहुत सारा काम कर रहे थे लेकिन बता नहीं रहे होते, क्योंकि उन्हें काम करने से मोहब्बत होती है, शो केसिंग करने से मोहब्बत नहीं होती है। तो मैंने उनको जो है वो आज यकीनन हमारी टीम ने जो है वो मुशक्कत और मेहनत और जस्तजू करके आज हमने उनको बुलाया। मदीहा अरसलान आज हमारे साथ मौजूद है, जो कि राइटर भी हैं, पोइट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं और व्हाट नॉट। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बहुत अच्छी। कैसा मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? आवाज अच्छा लग रहा है। ये हमें आपका सेट बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा सेट बड़ा प्यारा सा है और काफ़ी देर हमारे पर मुकालमा भी हुआ, मुझे याद है वहाँ पर हम लोग काफ़ी देर खड़े रहे। शुरुआत जब भी एक जो राइटर होता है ना, वो बहुत या तो देर के बाद एक्सप्लोर करता है कि मुझे मेरी लिखने की सलाहियत है, या बहुत पहले उसको पता चल जाता है कि मेरी लिखने की सलाहियत बहुत अच्छी है। मदीहा को कब पता चला कि मेरी लिखने की सलाहियत है और मैं लिखारी पैदा हुई हूँ? अच्छा, हुमायूं शुरू से बहुत क्लीशेड लगता है ये कहना, लेकिन मैं अपने घर में वो वाहिद इंसान हूँ जिसने आर्ट पढ़ा है।
अच्छा। और हमारे घर में अम्मी अब्बू और सारे बहन भाई सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। और मेरे दादा जो थे वो उनका दर्स व तदरीस से ताल्लुक़ था और वो शायरी किया करते थे, उनका तखल्लुस तालिब था और पटना के बिहार के शहर पटना में मुकीम थे। अच्छा, और ओके। हम मीर गयास चक से हमारा ताल्लुक़ है और मेरी जो दादी हैं वो ज़मींदारनी थी, वो ज़मींदारी करती थी। अच्छा। लाइक मैं मेट्रियार्की से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, ओके। ठीक है, ठीक है। तो वो हुक्का पीते हुए पैर ऊपर करके रोबदार तरीके से बैठती थी और नीचे सब मुंशी वगैरह बैठा करते थे। अच्छा। और मेरे दादा लिखा करते थे और दादी हिसाब किताब किया करती थी। दादी दादी सॉरी दादी दादी अम्मा इसको हम कहते हैं डाडी। यू नो व्हाट डाडी इज? डाडी सख्त को कहते हैं ना तुम? हाँ। अच्छा, वो सख्त नहीं थी, वो बहुत प्यार करने वाली खातून थी। अच्छा। लेकिन उसूलों पे चलने वाले बड़े लोग और हमेशा आखिरी वक्त तक मेहनत करने वाले लोग थे। बहरहाल मैं दादा मेरे लिखा करते थे और मैं 14 साल की थी जब स्कूल में एक ऐसा वाक़या पेश आया मेरी बहुत ही करीब तरीन दोस्त के साथ, जिसने मुझे लिखने पे मजबूर किया। उसका घर में ही अपने रेप हुआ नौकर के हाथों एंड शी पास्ड अवे। और वो मैंने पहली नज़म लिखी उसके रेप पर और लिख कर और बस डायरी में छुपा दी, क्योंकि शायद कोई और तरीका था नहीं इस दुख को वेंट आउट करने का। तो फिर लिखाई मेरा और मैं उसका साथी बन गए और वो मेरा कथारसिस है। जी। कहा जाता है, मेरा सवाल पता है क्यों, ये मैं आपका मूड बड़ा ठीक कर दूंगा, फिक्र ना करें। मैं अगर मदिया अगर पीछे लेके जाऊँ, मैंने आपसे सवाल यही पूछना था। जी। कहते हैं जो लिखते हैं उनका गुस्सा सब वहीं निकल जाता है, उनका सारा जो गुबार है वहीं निकल जाता है, वो गुस्सा नहीं करते। आपको गुस्सा आता है? मुझे तो गुस्सा नहीं आता। मैं अपने छोटे बेटा थोड़ा मेरा नालायक है और थोड़ा नालायक है, थोड़ा नालायक है। वो इस तरह के वो सफाई का ख्याल नहीं रखता, कपड़े कहीं पे भी रख देगा, जूते छोड़ देगा, यू नो कि पीछे माँ उठाती फिरे या हेल्प हमारी उठाती फिरे। तो कभी कभी जब मैं बहुत थक जाती हूँ तो मैं कहती हूँ अहमद जूते उठाइए, तो कहते एम आपको क्या हो गया है, आज आप ऊंची आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं? तो बस इतना ही गुस्सा है। गुस्सा करके करना क्या है? नहीं, मेरा मकसद ये था कि अगर देखिए बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये थेरेपी है। अगर आप लिख लें तो आपके जो दिमाग में गुबार होता है, जो दिल में गम होता है, वो निकल जाता है। ये बात सच है? अल्फाज कभी भी इतने नहीं होते कि वो जो आपका सही, जो आपके जज्बात हैं उनकी अक्कासी कर सकें। हमेशा मुझे लिखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं कोई कमी रह गई है। लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है मेरी लिखाई में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना वो पूरी तरह से बाहर नहीं अल्फाज कम पड़ जाते हैं। लिखने में भी अल्फाज कम पड़, कभी कभी कहने में अल्फाज कम पड़ जाते हैं, लिखने में पड़ जाते हैं कम। आप कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आप लिख नहीं पाते। फिर उसमें एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है। फिर जो पढ़ने वाला है, कारी है, वो अपने हिसाब से फिर सोचता समझता और उसको मतलब देता है। आज मैं इसको महफिल कहूँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इनसे सीखेंगे भी और बहुत सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह यहाँ से लेके भी जाएंगे। मेरे सवाल इस तरह के होंगे कि आपको लग रहा होगा ये प्रोफाइल है आप इनके बारे में, लेकिन मैं चाहूँगा उससे आप सीख रहे होंगे क्योंकि तजुर्बा है एक मुनफरिद तजुर्बा है। जिस तरह मदिया चीज़ों को देखती हैं वो बड़ा मुख्तलिफ अंदाज है। ये मैंने उस दिन ही देख लिया था। मदिया सफ़र किया है? बहुत ज़्यादा, अंग्रेज़ी का भी उर्दू का भी। वो अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी किया, उर्दू वाला सफ़र भी किया। तो जो उर्दू वाला सफ़र किया वो कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया, क्यों सफ़र किया, क्या क्या देखा, ज़रूरी क्यों होता है सफ़र करना? सफ़र करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अपने अंदर से बाहर निकलें, आप देखें कि दुनिया कैसी है। और सिर्फ यही नहीं कि दुनिया कैसी है, इन सब तजुर्बात में सबसे जो खूबसूरत बात है सफ़र की, उसमें आप अपने आप को खोज लेते हैं। अच्छा, आप अपने आप को ढूंढ लेते हो उसमें? यस। आप जब सफ़र पे गई कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको जाके सुकून मिला हो कि उफ? अच्छा, सुकून बड़े मज़े की बात है। सुकून आपके अपने दिल में होता है ना। और आप जब सफ़र करते हैं तो उसके बहुत सारे पहलू अपने, हर एक के लिए सफ़र एक नई और अलग चीज़ की अहमियत होती है। कुछ हिस्टोरिकली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ
खानों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ जो नए ट्रेंड्स हैं लाइक दे गो फॉर शॉपिंग, इसलिए सफ़र करते हैं। मैं इसलिए सफ़र करती हूँ क्योंकि मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मुझे कल्चर्स को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि कहाँ कोई कौम अगर डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड है और उस सिलसिले में चल रही, उस रास्ते पे है, तो आखिर क्या ऐसी वजूहात हैं जो उनको हमसे बेहतर, मुझसे बेहतर बना रही हैं। और मेरी कोशिश होती है कि वो चीज़ें सीख के ख़ुद अपने अंदर अपनाऊं और शायद मुझसे कुछ और लोग सीख पाएँ। मदिया जी, अब वो दौर है ना कि जिसमें लिखने पे इतना जोर है ही नहीं। यहाँ तक स्कूल कॉलेजेस में भी लिखने पे जोर इतना नहीं है। आप यूनिवर्सिटी में जाएं, आपको कहते हैं जी मैंने सुन लिया, मैंने अब्जॉर्ब कर लिया, ना कहा जाता है लिखने के लिए, ना कोई ज़बरदस्ती है। क्या ये जो लिखने वाला एलिमेंट है ये एलिमिनेट हुआ है? इससे कोई हमारी जो आजकल की नस्ल है उसमें कोई नुकसान हुआ है? क्या हमें ये आदत डालनी ज़रूरी है कि हम बच्चों को लिखने के लिए मतवज्जो करें कि आप लिखें भी? ज़रूरी है। एक बड़ा खूबसूरत मक़ौला है उसका, अच्छा देखिए अभी नाम आ जाएगा, अभी आप जब बात कर रहे थे तो नाम मेरे मुंह में था और अब मैं कहते हैं कि राइटिंग मेक्स यू परफेक्ट। अच्छा जी। लिखते क्यों नहीं है? क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट भी हूँ तो, और बहुत लंबा अरसा, और जेनेटिकली एंड थ्रू DNA also I been teaching before even my birth because my mother was also she was a professor of chemistry. So shortcuts हम देख रहे हैं हर चीज़ में। हम इतनी जल्दी में हैं कि हम एक ख़बर भी पूरी नहीं सुन सकते, हम बात भी नहीं पूरी कर सकते। और यू नो आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ स्मॉल टॉक, यू नो, सो मैं कुछ लंबी बात करूँगी आपसे। जब आप बात ही नहीं करेंगे तो आप किसी और को या अपने आप को कैसे समझ पाएंगे या समझा पाएंगे? सुनने की बर्दाश्त भी खत्म हो गई है। मैं कॉलर ले लूं। जब सुनने की बर्दाश्त ख़त्म है तो आप लिखेंगे कैसे? उसके लिए तो और बर्दाश्त चाहिए, उसके लिए तो आपको बैठना पड़ेगा, आपको कलम उठाना पड़ेगा। अच्छा अब कलम नहीं है, मैं भी क्योंकि अब अपने मोबाइल में शायरी भी सुनेंगे। शाजिया कॉल लेते हैं, हमारे साथ शाजिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ये साथ में सॉरी मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि साथ कॉलर्स आते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? मोहसिन, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम कराची। 2-4 दिन मैंने कॉल नहीं किया लेकिन तुम मेरे दिल में बसते हो, छोटे भाई की तरह हो। वो बच्ची नहीं आ रही आजकल, क्या बात है? जी वो बस थोड़ी सी तबीयत उनकी नासाज है, इंशाल्लाह ताला जल्द आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। अच्छी तरीके से प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत ही समझदारी से, और आपका माइंड भी बहुत शार्प है, तो मैं के लिए भी कुछ अर्ज कर दूं, अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मेहमान की किस चीज़ की मेहमान है वो, क्या मतलब? ये लिखारी है माशाल्लाह, लिखती भी है और द न्यूज़ के लिए लिखती है, फ्राइडे टाइम्स के लिए मेरे ख्याल में आप लिखती हैं। इनकी किताब भादू भी इन्होंने लिखी और एजुकेशनिस्ट भी है, तालीम के शोबे से भी इनका ताल्लुक है। माशाल्लाह से वेल स्मार्ट है, वेल ड्रेस्ड भी है और अच्छी है। वेल ड्रेस्ड, वेल स्मार्ट। मास्टर का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि हम सच नहीं बोल सकते ना। यहाँ पे मेरी पूरी कहानी खत्म हो गई क्योंकि एक शेर तो ऊपर है मोहसिन, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। इस मुल्क में हम सही बात कर ही नहीं सकते है ना। पता है बेचारी क्या लिखेंगी, वो इतनी अच्छी इतनी पढ़ी लिखी है और माशाल्लाह से समझते हैं, लेकिन ना ये कलम भी तो नहीं उठा सकते ना। आप देख रहे हैं हमारा अंजाम ये हो रहा। मैंने नाम और प्यार के लिए फोन किया था, तो मेरे छोटे भाइयों की तरह हो और बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम को ठीक है। बहुत शुक्रिया। अगर मैंने कॉल नहीं किया तो वो बिजी था, आज मिला मैंने बात कर ली। बहुत शुक्रिया शाजिया जी, सलामत रहें, आबाद रहें। आप लोगों की तारीफ़ों की वजह से मैं यहाँ पर ये काम कर पाता हूँ। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर हम मदिया से कहेंगे कि मदिया कुछ चंद आशार सुनाएं। आज दिल कर रहा है, कहते हैं मौसम भी है और दस्तूर भी है, और जब दस्तूर है तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि आज मज़ा ना लिया जाए कुछ अल्फाजों का। छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, गुड मॉर्निंग अगैन। अगर आप अभी भी उठे हैं तो यार बहुत देर हो गई है आपको उठते उठते। अब यकीनन ये वो वक्त है जब मैं आपसे अपने पसंदीदा मैं चाहूँगा वो सेगमेंट कह लें आप इसको, आप कुछ सुना दें आज। मदीहा जी आप मुझे ओके कुछ सुना दूं या शेर सुना दूं? खरी खरी सुना दें आप मुझे। अच्छा खरी खरी सुनाने की, क्योंकि मुझे आदत नहीं है तो मुश्किल होगा। कभी किसी को सुनाई वैसे खरी खरी? अगर कभी कुछ सुनानी होती है तभी मैं अपने ऊपर ही रख के सुना देती हूँ। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक साहब इतने ज़्यादा अपने ही वाज सो फुल ऑफ हिमसेल्फ, तो काफ़ी देर हो गई थी, आधा पौन घंटा गुजर चुका था उनकी मैं सुनते हुए। जब आपकी बस हुई तो आपने कहा मेरी नहीं, उसके बाद क्या हुआ, बड़े मज़े की बात है ये। तो फिर देन द होल party got to know who I was and you know they started talking to me. सबको पता चला कि आप कौन हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने, जब मैं बैठी खाना खाने के लिए, तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप एब्स्ट्रैक्ट हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं एब्सर्ड भी हूँ। मैं चाहूँगा इसका मतलब भी आप वापस आके समझाएं। हम कॉलर लेते हैं अनीला की, आप जब तक ढूंढे शायरी। जी अस्सलाम वालेकुम अनीला, क्या हाल चाल है? सुबह खैर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह, कैंट का मौसम कैसा है? जी जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, मेरी तरह। जैसे आज आप, जी जी बिल्कुल, आप तो हैं खूबसूरत और प्यारे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा वही हूँ, आज आपके गेस्ट भी बहुत खूबसूरत हैं और जैसा आज माहौल चल रहा है, मैं हलीमा की कमी को भी अपने अशार में बयान करना चाहूँगी। प्लीज जरूर। क्योंकि मुझे भी शायरी का बहुत शौक है और मैं लिखती भी हूँ। स्कूल लेवल पे मैंने लाहौर बोर्ड से प्राइज विन किया था, फर्स्ट पोजीशन ली थी। नहीं हलीमा, मुझे बड़ी याद आ रही है क्योंकि उसके बगैर मुझे बहुत खाली खाली लग रहा है। बताइए, प्लीज सुनाइए। जी, आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी बर्फ पहाड़ों पे जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है, एक तेरी कमी है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। हलीमा के लिए प्लीज दुआ करनी है आपने, जल्दी से सेहतियाब हो जाए, थोड़ा बुखार है, उन्हें अल्लाह शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। वो दुआ को अल्लाह ताला ने जल्दी से सेहतियाब करके आपके साथ हम उन्हें बैठा हुआ देखें। जी बिल्कुल, ये जोड़ी जो है ये सलामत रहे, क्योंकि हम लोग साथ में ही कर सकते हैं। चले सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुआ है लाहौर से। फिर सॉरी कॉलर के दुआ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई, आज फिर कल्ले ते कल्ले अनार ते कल्ले की करा, मैंने सब छट जान देने। हुमायूं भाई मैं नहीं तुम छाड़ सकती, कॉलर तो नहीं छाड़ सकते। हाँ वैसे बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ा साथ दिया। मुझे लगा कि अब कोई कॉल नहीं आया करेगी जब नहीं मैं आज आप सूट भी वैसे रिपीट में पहन कर आए हुए। हाँ प्यारा वाला सूट है, सूट प्यारा है आपका। बहुत शुक्रिया। अच्छा आज शेर सुनाना है? आप शेर सुनाए, क्यों ना सुनाए। आज शौक वाले जो लोग भी हैं, शौक वाले लोग भी हैं। चले जी, आप मेरे शेर सुनाने का अंदाज देखिएगा। सॉन्ग तो आप मेरे सुनते रहते हैं ना, आज आप मेरा शेर सुनिएगा। आज शेर सुनाए। दो ही घड़ियां मुझ पे गुजरती हैं कठिन, दो ही घड़ियां मुझ पे गुजरती हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। आय हाय आय हाय, क्या बात है, खूबसूरत। आँख वो आँख के हर रात भरे है अब भी, आँख वो आँख के हर रात भरे है अब भी, दिल वो वहशी के तुझे याद करे है अब भी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। कुछ याद आ गया मुझे, मैं वहां चला गया था, सॉरी यार। ये असल में ना ये तारिक अजीज साहब का शेर है, फेवरेट। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा। दुआ बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे। बहुत सारा प्यार आपके लिए। अब आप अपनी ज़रा शायरी हमारे सामने पेश करें और मैं बस अब आपको देख रहा हूँ और आप सुनाएंगे। आप सुन लीजिए। देखो रही जी। तो मेरी ये खरी खरी होती है जी। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में लिखती हूँ, आपको ये बात पता है, और मेरी किताब भी अंग्रेज़ी में ही है। सो उर्दू में और कुछ फ़ारसी में थोड़ा थोड़ा लिखा है। वो आपकी नज़र। खड़ावें ज़ीस्त की पहन कर, खड़ावें ज़ीस्त की पहन कर, तवाफ़ में है ख्वाब ख़याल। खड़ावें ज़ीस्त की पहन कर, ख्वाब में है ख्वाब ख़याल, तवाफ़ में है ख्वाब ख़याल।
रास्ता लहू है और सुर्ख है लालाजार, रास्ता लहू है और सुर्ख है लालाजार, अंगूठे पर बंधी है मन्नत की डोर, अंगूठे पर बंधी है मन्नत की डोर, अभी कुछ दूर है ज़रा सी दूर, अभी कुछ दूर है ज़रा सी दूर, इश्क मुझसे मैं खुद से। शुक्रिया। इश्क मुझसे मैं खुद से, मैं खुद से, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं दूसरा अगर अभी जी 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 प्लीज सुना दूं? जी 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 प्लीज अर्ज कर। एक कथा है, गोया सहीफ़ा है कोई, गोया सहीफ़ा है कोई, याद हर्फ बहर्फ, गोया सहीफ़ा है कोई, याद हर्फ बहर्फ, भूल भुलैयाँ कोई, ताबीर ख्वाब गुमशुदा, गुमशुदन खुद दर ख्वाब, गुमशुदन खुद दर ख्वाब। शुक्रिया। अब क्या आपकी अदायगी इस तरह की है कि आप, अच्छा मैंने जब भी शेर सुने तो मैं पता नहीं कहीं और चला जाता हूँ और फिर जो आपकी जो चीज़ें होती हैं वो आ जाती हैं वापस। कहते हैं कि जिसने मोहब्बत में चोट ना खाई हो वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। आप मदीहा ये बात मानती हैं? अब ये चोट की बात जो है ना वो बहुत पुरानी सी और बहुत क्लीशे सी लगती है, क्योंकि मोहब्बत इंसान अपने आप को मुकम्मल करने के लिए करता है, किसी और को नहीं। हाँ, इस प्रोसेस में अगर कोई और भी मुकम्मल हो जाए तो सोने पे सुहागा है, लेकिन मोहब्बत हम इसलिए करते हैं क्योंकि खुद अल्लाह है, बस प्यार ही प्यार, दुनिया उसने बड़े प्यार से बनाई है और हम सब इंसानों में उसने अपना प्यार रखा है और हम मुकम्मल ही उसी वक्त अपने आप को महसूस करते हैं जब हमें या तो चाह लिया जाए या हम भी चाहने के काबिल हो जाए। चाह लेना किसी को, उसके लिए बहुत मतलब अगर कोई मुझे चाहे तो मेरे लिए आसान सी बात है, लेकिन ख़ुद किसी को चाहना और भरपूर तरीके से चाहना और उसमें ये जो चोट वाला जो आंसर है ना वो क्या होगा, क्या आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या चोट क्या इंसान दे सकता है किसी को? प्यार में क्या छोड़ने क्या छोड़ना? किसी इंसान का जब प्यार कर लिया वो तो दिल में बस गया, रूह में बस गया, तो छोड़ना क्या, पाना क्या? तो वो स्टेजेस आई थिंक होती हैं शायद ज़िंदगी की, लेकिन बस प्यार कर लिया, ठीक है, हो गया। एक आखिरी सवाल है, मैं इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए, मुझे सिर्फ मदीहा ये बताइए, इस माशरे में किस चीज़ की कमी आपको लगती है? आप लिखा रही हैं, आप देखती होंगी, कोई एक चीज़ जिसकी आपको कमी लगती है? मैं तो और क्यों? ओके, फैज़ साहब ने बड़े मज़े से कहा था कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, मोहब्बत ही सारा सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि अगर आपको मोहब्बत होगी ना तो आप में सब्र भी आएगा, आप में अबाइडेंस भी आएगी रूल की, आप में दूसरों को अहमियत देना और दूसरों को के तहफ़्फ़ुज़ का भी आपके अंदर एहसास पैदा होगा। आप में ये एहसास पैदा होगा कि जो एनवायरनमेंट है हम जहाँ रह रहे हैं उसमें ग्रीन इकानमी पैदा की जाए, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें, सारे मामलात मोहब्बत से ही जुड़े हुए हैं। और अगर सिर्फ हम अपने मुआशरे का देखें तो इस वक्त इस कदर रवा रवी का दौर है और इतनी कोई भीड़ चाल है कि लोगों में सब्र ख़त्म हो गया है, चाहे वो ट्रैफिक में हो, चाहे वो किसी के बात करने में हो, चाहे आपस में कोई मामला तय करने हो। और ये सारी बातें इस वजह से हैं कि हम बड़े इनसिक्योर हो गए, और हम इनसिक्योर इसलिए हैं क्योंकि हम को मोहब्बत करना ही नहीं आता। हम चाहते हैं हर चीज़ हमें मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हम मोहब्बत का एलिमेंट आपको लगता है इज़ द मिसिंग। मदीहा, इतनी बातें आपसे हो सकती हैं, ये नशिस्त हम दोबारा लगाएंगे और किसी दिन आपसे दोबारा डिटेल में बात करेंगे। मेरे ख्याल में एक मुलाकात और तो ज़रूर बनती है ऑन एयर भी, ताकि आपसे जो है वो मज़ीद बातें हम कर सकें। यकीनन हमारी ऑडियंस भी आज आपसे बड़ी मोहब्बत कर रही होगी, जितनी बातें आपने सिखाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपके आने का यकीनन आपने शर्फ हमें दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी। यहाँ पर हम आपको कहेंगे अल्लाह हाफिज़ कहने से पहले कि जैसे मदीहा ने कहा
कि एक चीज़ मिसिंग है जो कि इतनी कोई एफर्ट नहीं लगती, मोहब्बत। और मोहब्बत ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऑपोजिट जेंडर से करें, या ज़रूरी है कि वो वाला इश्क और वो मोहब्बत हो। मोहब्बत अपने माँ बाप से भी हो सकती है, माँ बाप की बच्चों से भी हो सकती है, आपकी दोस्तों से भी हो सकती है। मोहब्बत करें, क्योंकि ये जो ज़ौक़ है और ये जो शौक़ है ना, ये बड़ा खूबसूरत है। आपसे मुलाकात होगी जल्द, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ इसी तरह रहना है। देखते रहिए एक और गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफ़िज़।